गए हैं अतुल्य का स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर जी, आप अपना औपचारिक स्वागत करें और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। जवाहर जी, पद्मेश जी, जवाहर जी को अनम्यूट कर दें। जी हाँ, जवाहर जी अपने आप को स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं। जवाहर हाँ, जी मैंने कर लिया। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, बोलिए। जी, जवाहर जी बोले। प्रारंभ करें। भाषा विमर्श श्रृंखला में सभी का स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत दो ऐसे वक्ताओं से हो रही है जो वास्तव में जो भारतीय भाषाओं के जो आसन्न संकट है उससे जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। राहुल जी सालों से हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं और जो वास्तव में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसके बारे में बहुत तर्क के साथ वो बात करते हैं। अतुल कोठारी जी शिक्षा संस्कृति माध्यम से बहुत वर्षों से पूरे राज्यों में वो सक्रिय है हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए। मैं इन हमारे दोनों वक्ताओं का स्वागत करता हूं और पूरे विश्व से आज हमारी इस भाषा श्रृंखला में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, विद्वान जुड़े हुए हैं, लेखक जुड़े हुए हैं। तो कई बुनियादी प्रश्न आज हमारे सामने आएंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारा संकट है उस संकट के साथ ही उस संकट को दूर करने के लिए या उस संकट से पार पाने के लिए भी हम क्या कार्य योजना बना सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल जी को मैंने पहले भी कई बार सुना है और वास्तव में जो भयावह स्थिति हमारे पास दिखाई देती है, जो कई ऐसे यूं कहना चाहिए कि छिपे हुए तत्व हैं या जो हमें कभी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, वो तथ्य हमारे सामने वो लाते हैं। तो हम लेखन करते हैं, हम कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, लेकिन अगर भाषा नहीं रहेगा तो साहित्य कहाँ जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज की इस जो हमारी ये एक तरह से पहला विमर्श भाषा के बारे में हो रहा है वो बहुत सार्थक होगा। हमारे अभी बहुत सारे साथी जुड़ना भी बाकी हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी फेसबुक पे भी लाइव आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हम ये मानते हैं कि हमारी ये शुरुआत है, ये अभी लगभग जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि हर सप्ताह हम विमर्श करेंगे, बहुत सारे हमारे विषय हैं जिनको लेकर हमें आगे बातचीत करना है। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और इसके साथ ये भी मानता हूं कि ये केवल विमर्श न रहे, विमर्श के साथ साथ हम इसके माध्यम से जो बदलाव ला सकते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु आए वो किस तरह बदलाव में हम उसको परिणित कर सकते हैं, इसको भी हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर भी इसको देखें कि किस तरह वास्तव में ये चर्चा सार्थक बने। मैं फिर से आप सबका, अनिल जी का, सबका और विशेष रूप से हमारे आज के दोनों विद्वान खासकर राहुल जी का विशेष स्वागत करता हूं और जैसा कि आज का सानिध्य माननीय अतुल कोठारी से मिल रहा है, मैं उनका भी फिर से स्वागत करता हूं और मेरे ख्याल से इस हमारे इस विमर्श को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद जवाहर जी। आज का ये जो कार्यक्रम है इसकी भूमिका आपने स्पष्ट की है बहुत अच्छे तरीके से। आज के इस कार्यक्रम में जैसे जवाहर जी ने कहा कि जहां पर समस्या और चिंतन और विचार की बात है वहां पर समाधान की भी बात है। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस देश में, अगर मैं कहूँ, सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से देश के शीर्ष स्तर से लेकर सब राज्यों में लगातार प्रयास कर रहे हैं समाधान का, तो ऐसे आदरणीय अतुल कोठारी जी हमारे बीच में हैं। आप लोगों ने उनका जब वो देखेंगे तो उनके बैकड्रॉप में आपको दिखाई देगा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास करके एक बड़ी विशाल संगठन है जिसको वो चलाते हैं, जिसके वो प्रमुख हैं, मार्गदर्शक हैं। और उसी के अंतर्गत एक भारतीय भाषा मंच है और जिसमें अलग अलग विषयों पर आईटी के अंदर और प्रशासन में और किस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं भारतीय भाषाओं के लिए। हमारे इस बड़े अल्पकालिक नोटिस पर भी उन्होंने हमारे बीच में आने की सहमति दी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हमारी श्रृंखला में उनसे बेहतर व्यक्ति को उद्घाटन करने के लिए हो सकता है। आपका जीवन
भाषा और संस्कृति को समर्पित है। मैं आदरणीय अतुल कोठारी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने वक्तव्य द्वारा इस हमारी श्रृंखला की शुरुआत करें। अतुल जी अनम्यूट करें। वैश्विक हिंदी परिवार के द्वारा भाषा विमर्श श्रृंखला का आयोजन जो किया गया है उसका आज का प्रथम दिन है, और जैसे श्रीमान अनिल जी ने बताया, ऐसे इसकी शुरुआत में मुझे कुछ विचार रखने का अवसर दिया गया है। इसलिए मैं श्रीमान अनिल जी, जवाहर कर्णावत जी और इस आयोजन में लगे हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय, भारत की भाषाओं पर आसन संकट, और बहुत ही उत्कृष्ट वक्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र श्री राहुल देव जी इस पर अपने व्यापक ढंग से विचार रखने वाले हैं। इस दृष्टि से मैं तो कुछ एक प्रस्तावना के तौर पर कुछ बातें यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। जैसे बताया जवाहर जी ने, से भारतीय भाषाओं की समस्या बहुत व्यापक है, संकट बहुत बड़ा है। जब विचार चिंतन में जाते हैं तो लगता है कि कैसे समाधान होगा, ऐसे भी मन में विचार लोगों को आ सकते हैं। परंतु जहां समस्याएं होती है वहीं समाधान निहित होता है, ये प्राकृतिक नियम है। इस दृष्टि से समस्या हमारे देश की है, हमारी भाषाओं की है, तो समाधान भी हमको ही ढूंढना है, हमारे यहाँ ही समाधान है उसका। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के 3 ध्येय वाक्य हैं। एक है देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। दूसरा ध्येय वाक्य हमारा है माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और तीसरा ध्येय वाक्य हमारा है कि समस्या नहीं समाधान की चर्चा करो। तो ये 3 ध्येय वाक्य के आधार पर हम लोग हमारा कार्य करते हैं। उसमें एक भाषा का कार्य भी हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें बताया जैसे कि भारतीय भाषा मंच के नाम से हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं की समस्याएं क्या है, इस पर राहुल जी बहुत व्यापक चिंतन प्रस्तुत करेंगे, इसलिए मैं उस तरफ कुछ बात नहीं करूंगा। परंतु समाधान की दिशा में क्या क्या प्रयास हो सकता है, और कुछ प्रयास हमने सफलतापूर्वक किए भी है, इसकी संक्षिप्त बात करूंगा मैं। कोई भी समस्या होती है तो बहुत बड़ी समस्या क्यों न हो, लेकिन छोटे छोटे समाधानों से ही, छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से ही बाद में युद्ध में विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से 4-5 प्रकार से इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जवाहर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम आगे क्या करना चाहिए, इसकी भी बात इसमें करने वाले हैं। पहली बात है कि एक व्यापक जनजागरण देश में आवश्यक है, क्योंकि भाषाओं के बारे में, हमारी भाषाओं के बारे में बहुत गलत धारणाएं लोगों में स्थापित हो गई है। इसलिए एक व्यापक जनजागरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और एक धीरे धीरे एक जन आंदोलन खड़ा हो इसमें से, ये एक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अकादमिक स्तर पर प्रयास, क्योंकि अकादमिक स्तर पर भी कई गलत अवधारणाएं हो गई है। जैसे कि भारतीय भाषाओं के विभिन्न परिवारों की बात होती है, इंडो यूरोपियन, इंडो टिबेटियन आदि आदि। भारतीय भाषाओं का एक ही परिवार मेरी दृष्टि से है, वो हमारा संस्कृत भाषा है, उसका एक परिवार है, उसमें सारी भारतीय भाषाएं हैं। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं तो बहुत लंबे समय से ये काम नहीं कर रहा हूं, कुछ एक
9-10 साल से इस काम में, 10 साल से लगा हुआ हूँ भाषा का काम में। तो बड़े बड़े विद्वान भारतीय भाषाओं पर काम करने वाले वो भी इसी अवधारणा पर काम कर रहे हैं। जो अंग्रेजों ने अवधारणा दी भारतीय भाषाओं की परिवार अलग अलग, इसी अवधारणा पर काम चल रहा है अभी भी। तो जब तक ये आधारभूत अवधारणा को हम खंडित नहीं करेंगे, तब तक हमारी भाषाओं की इमारत बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, ये एक प्रथम आवश्यकता है। दूसरी बात है कि किसी भी देश का सारे जो व्यवस्थाएं होती है, इनका नींव समान मूल आधार है वो शिक्षा होती है। तो शिक्षा के माध्यम का एक बहुत बड़ा प्रश्न देश में है। तो शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं कैसे, इस पर गहराई से काम करने की आवश्यकता है। और सारी शिक्षा का माध्यम, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं है, सारी शिक्षा का माध्यम हमारी भाषाएं होना चाहिए। और दुनिया के आज तथाकथित विकसित देश है, सबका यही अनुभव है। और महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि हमारे छात्र स्नातक परास्नातक तक पढ़ाई करते तो 6 वर्ष अंग्रेजी के पीछे बर्बाद करते हैं। वो 6 वर्ष अगर अपने विषय के पीछे लगाएगा तो उस विषय में कितना आगे निकल जाएगा वो। तो सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा कैसे बने, इस पर भी अकादमिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वतंत्रता के 72-73 साल के बाद भी एक ही तर्क अकादमिक क्षेत्र में दिया जाता है कि भाई मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि आदि शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए। तो पुस्तकें नहीं है, तो पुस्तकें कौन बनाएगा? पुस्तकें लिखने का काम तो प्रोफेसर करते हैं उन विषयों के। तो ये जो जब तक शिक्षा का माध्यम में बदलाव नहीं होगा, ये सबसे आधारभूत बात है, तब तक बाकी सारी बातों में बदलाव बहुत मुश्किल है। क्योंकि मूल अवधारणा जो स्पष्ट होती है, पक्की होती है, वो वहीं से होती है। और छोटी छोटी बातों का बड़ा परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज हम एक अनुभव सब यहाँ विद्वानों को मालूम ही होगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से अभी इंडिया नहीं भारत होना चाहिए देश का नाम इस अभियान प्रारंभ किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश का नाम भाषा की दृष्टि से विचार करें तो भी नाम का कभी अनुवाद नहीं होता है। लेकिन जब गृह मंत्रालय को 7-8 साल पहले, 10 साल पहले पूछा गया था कि देश का नाम क्या है, तो गृह मंत्रालय ने कहा था कि हिंदी में भारत है, उर्दू में हिंदुस्तान है और अंग्रेजी में इंडिया है। ये दुनिया का कोई भी गृह मंत्रालय ऐसा जवाब नहीं दे सकता है। तो ये जो आधारभूत अवधारणा है कि जहां बच्चा छोटी उम्र से सीखता है, वो कितना भी प्रतिबद्ध हो, जैसे भारतीय भाषाओं के बारे में अच्छे प्रतिबद्ध लोग भी अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, धर्म को रिलीजन बोलते हैं हम। तो दोष उस व्यक्तियों का नहीं मैं निकाल रहा हूं, लेकिन जो 15, 17, 20 साल जिस शिक्षा ली और उसमें वही पढ़ाया गया, तो वो दिमाग से निकालना बहुत कठिन होता है। तो ये शिक्षा का माध्यम, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। दूसरा, हमारे देश में जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक धाराएं है संविधान की, जिस संविधान के अनुसार देश चले वो कार्य सरकारों का है। वही सरकार और सरकारी संस्थाएं इस भाषा के कानून के खिलाफ काम करते हैं। और इसके खिलाफ हम लोग, हमारे यहाँ नार सिंह जी काम करते हैं, वो रोज 8-10 पत्र लिखते हैं कि सरकार और सरकारी संस्थाएं भाषा के कानून के खिलाफ काम करते हैं। तो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, इस पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो बड़ा विचित्र निर्णय आया है, तो वो एक कानूनी बातों में ही समावेश होगा उनका भी। तो ये कानूनी लड़ाई का भी बहुत बड़ा पक्ष है। दूसरा है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उनका भी उपयोग करना पड़ेगा हमें, कि संसद हो, विधायिका हो, आदि आदि संस्थाएं जो है, वहां ये विषय कैसे उठे और वहां इस पर बहस हो। संसदीय व्यवस्था की दूसरी अनेक बातें होती है,
ये तो बड़ी बड़ी व्यवस्था है, इनकी अनेक कमिटियां समितियां होती है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है और उसके माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी उपयोग करके कई बातें हम सुधार कर सकते हैं। और एक बहुत अहम प्रश्न अभी धीरे धीरे देश में खड़ा हो गया है कि भारतीय भाषाओं की गुणवत्ता, तो गुणवत्ता का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता पर काम हो भाषा के, अभी भाषा के दृष्टिकोण से बच्चों को व्याकरण की गलती कोई गलती ही नहीं है ऐसा मानकर सिखाया जा रहा है व्याकरण भाषा, तो फिर वो कभी ठीक भाषा सीखेगा ही नहीं। तो अच्छी गुणवत्ता वाला साहित्य अगर तैयार होता है तो दुनिया भर के लोग अनुवाद करने के ले जाएंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा है जो हमारी, उसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो भारतीय भाषाएं भी साथ साथ आगे बढ़ेगी। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि हमारे एक मित्र है जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड के हेड थे, तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में तो अंग्रेजी माध्यम है सारा, तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, वो हिंदी में लिखी। तो बाद में कई उनके मित्रों ने, बच्चों ने कहा कि भाई आप ठीक है हिंदी में लिखिए आपने, अभी अंग्रेजी अनुवाद तो करिए। तो उनका अंग्रेजी अनुवाद नहीं करूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं तो न पढ़ना है ना पढ़े, कोई बात नहीं। सारे अंग्रेजी माध्यम वाले उनकी किताब हिंदी माध्यम की जरूर पढ़ते हैं। हमने अभी वैदिक गणित का 7 दिन का ऑनलाइन क्लास लगाया, ठीक है कुछ मात्रा में इसमें आज की भाषा एकदम बन गई तो अंग्रेजी का भी उपयोग करते हैं बीच बीच में पढ़ाने वाले, लेकिन माध्यम तो हिंदी ही था। लेकिन अनुभव आया कि 88,000 बच्चे उसमें जुड़े और विदेश से भी जुड़े बच्चे। तो ये जो भारतीय ज्ञान हमारा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अच्छी गुणवत्ता पूर्वक हम आगे बढ़ाते हैं अपनी भाषाओं में, तो फिर भाषा दूसरी भाषा वाले भी सीखने के लिए आएंगे और वो भी अनुवाद करने के लिए ले जाएंगे। तो इस प्रकार जो भाषाओं के कुछ आधारभूत बातें हैं, इस पर जब तक काम नहीं होगा तब तक बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। मैंने जो भी संक्षिप्त में जो 5-6 बातें रखी, ये कोई सैद्धांतिक बातें मैंने नहीं रखी है। जो भारतीय परंपरा पद्धति जो है उसी की बात है कि मैं भाषा का विद्वान नहीं हूं, मैंने भाषा पर बहुत सालों से कोई गहरा काम किया ऐसा भी नहीं है। 2010-11 के बाद हमने भाषा का काम शुरू किया, परंतु जो उसमें हमने प्रयोग किया, अनुभव किया और परिणाम प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर यह सैद्धांतिक पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसलिए अभी समय भी नहीं है और मुझे भी एक कार्यक्रम के बीच में से ही मैं आया हूं और मुझे भी 10 मिनट बात रखनी थी, तो इसलिए मैंने इसके उदाहरण नहीं रखे हैं। लेकिन कभी समय होगा तो ये सबके उदाहरण सहित बात हमारे पास है कि इसमें इस प्रयास से और इसी प्रकार की व्यवस्थाओं का उपयोग करते सब प्रकार से इसमें बदलाव परिवर्तन आ सकता है। ये अनुभव प्रयोग के आधार पर जो की हुई बात है, ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो भारतीय भाषाओं पर एक विमर्श की जो बात है, भाषा विमर्श, इसका आयोजन बहुत अत्यंत सुंदर है और जैसे जवाहर जी ने कहा कि ये आगे भी श्रृंखला चलती रहेगी, तो ये बहुत आनंद का विषय है। इसलिए मैं जवाहर जी को और अनिल जोशी जी को और इस आयोजन में लगे हुए ऐसे सभी विद्वान बंधुओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस कार्यक्रम के शुभारंभ के निमित्त आपने बुलाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद अतुल जी। और हमें भी हम ऐसे एक कार्यक्रम की शुरुआत, उद्घाटन ऐसे व्यक्ति से करना चाहते थे जिसने वास्तव में भाषाओं के क्षेत्र में एक सार्थक, उपयोगी और नेतृत्व करने वाले कदम उठाए हों। आदरणीय अतुल जी, आपका बहुत आभार, आपने समय निकाला और कई कार्यक्रमों में आप व्यस्त थे, उसके बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में आए।
आज जो हम सुनने के लिए अनिल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेष बात ये है कि कोठारी जी मूलतः गुजराती भाषी हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती और गुजरात से, ये एक विशेष बात है। जी हाँ। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय गुजरात के लोग ही देश का और भाषा के सवाल का भी नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर। धन्यवाद अतुल जी, और अतुल जी का मार्गदर्शन हमको निरंतर मिलता रहा है और आज भी इस कार्यक्रम में पधारे। मैं हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता हैं और इस श्रृंखला को शुरू करने की जिनसे प्रेरणा मिली, आदरणीय राहुल जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। 40 वर्षों से राहुल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वो एक आइकॉन है हिंदी पत्रकारिता के। उन्होंने जनसत्ता के भी संपादक रहे और खासतौर से जो ये टेलीविजन माध्यम से उन्होंने चाहे जी टीवी है, CNEB है और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप रहे हैं, उनके प्रमुख के रूप में भी रहे हैं। और 30-40 वर्षों से हम आपको टेलीविजन पर विशेष रूप से देखते रहे हैं, आपको पढ़ते रहे हैं। परंतु जिस कारण से उन्होंने पूरे देश को आंदोलित किया है और जिस कारण से वो सदा स्वयं आंदोलित रहते हैं, वह भाषा का सवाल है। और भाषा के सवाल को वो सिर्फ भाषा का सवाल नहीं मानते, पूरी सभ्यता, संस्कृति और समाज का सवाल मानते हैं। और उनके इस जो ये हम लोग आज जुड़े हुए हैं, उसमें से हम में से बहुत सारे लोग भाषा के सवाल पर उनसे न केवल प्रेरणा लेते हैं, निरंतर उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम लोग जो सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसे समग्र रूप से देखने वाले और सिर्फ एक विचारक नहीं है, जो हृदय से, आत्मा से इस विषय से जुड़े हुए हैं, हमारे पास निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि उनसे बेहतर वक्ता इस श्रृंखला को शुरू करने के लिए नहीं हो सकता था। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं राहुल देव जी को कि वे हम सब लोगों को इस विषय में मार्गदर्शन। बहुत धन्यवाद अनिल जी, और बहुत धन्यवाद जवाहर जी, अतुल जी पता नहीं अभी हैं या चले गए, लेकिन एक बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण और विस्तृत भूमिका उन्होंने हम सबको दी है सोचने विचारने के लिए। और अधिकांश मोटी बातें उन्होंने कह दी हैं। अधिकांश मोटी बातें भाषाओं को लेकर जो आज स्थिति है उसको आप सब लोग जानते हैं, कुछ बहुत नया नहीं है कहने को। सिर्फ कोशिश करूँगा कि मैं इस संकट को जिस तरह से देखता हूँ और उसकी प्रकृति को और उसकी व्याप्ति को जो जैसे देखता हूँ वो कुछ आपके सामने रख सकूं, और उसके कुछ ऐसे आयाम जो कई बार हमको नहीं दिखते हैं। तो अब शायद यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को ये तो खुशफहमी नहीं होगी कि हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाएं बड़े एक सुखद स्थिति में हैं और उनका भविष्य भी सुखद होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सब हमारी भाषाओं के सामने खड़े संकट से परिचित हैं। सबसे बात करने का समय नहीं है, तो इस पर हो सकता अगर किसी की असहमति हो, कुछ अलग राय हो तो जानना मुझे अच्छा लगता। लेकिन संक्षेप में जो भी मैं समझता हूँ कि शिक्षित और निम्न मध्यवर्गीय परिवार हैं भारत में, उनकी जो उन घरों में, उन परिवारों में और उनकी अगली पीढ़ियों में अपनी अपनी भाषाओं की जो स्थिति है, उनको अगर हम देख लें तो हमें भविष्य भी दिखने लगता है। एक गलती हम सब लोगों से आमतौर पे होती है, बड़ी स्वाभाविक है वो, कि हम जब भाषा पर बात करते हैं या किसी भी चीज़ पर, तो हम हमारे भीतर, हमारे अपने जीवन में हमारी भाषा जैसी जिस स्थान पर है, उसका जितना महत्व है, उसको देखकर हम अंदाज लगाते हैं कि सब जगह ऐसा ही होगा और भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। भाषा को लेकर ये स्थिति ज़्यादा होती है कि अगर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, और हमारे सारे मित्र, हम सब लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, सब अधिकांश हिंदी वाले हैं, तो हिंदी तो हमारे भीतर इतनी गहरी बैठी हुई है और हम हिंदी में ही जीते हैं, तो हमें वो संकट उतना महसूस नहीं होता क्योंकि हम हिंदी के संसार में जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम सब अपने अपने बच्चों के जीवन में हमारी हिंदी या हमारी भारतीय भाषाएं कहाँ हैं, कितनी हैं और किस रूप में हैं, उनके भाषा व्यवहार में और उनके भाषा बोध में, इसको देखते हैं तो स्थिति बदल जाती है।
और मेरा आग्रह कम से कम पिछले 15-20 साल से ये रहा है कि सिर्फ अपनी अगली पीढ़ी नहीं, अगली से आज से दूसरी अगली पीढ़ी की बात करके हम सोचें, तब हमें भाषा का भविष्य थोड़ा दिखने लगेगा। यानी हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों की पीढ़ी जब होगी, वयस्क होगी, तो उसके समय में, उसके जीवन में, उसके पारिवारिक, निजी और सामूहिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हमारी भाषाओं की स्थिति क्या होगी। और वो देखने पे मुझे बहुत दशकों से लग रहा है कि हमारी सारी भारतीय भाषाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी, हाशिए की होगी और महत्वहीन, प्रतिष्ठाहीन हो चुकी गरीबों की गरीब भाषाओं के रूप में बचने वाली है, ये स्थिति होने वाली है। और अभी अतुल जी ने जो भारत और इंडिया की बात की, तो ये दिख रहा है कि जब वो स्थिति होगी, यानी आज से 2 पीढ़ी बाद, मैं बात कर रहा हूँ कि 2050 की या 2050-55 की बात कर लीजिए, यानी जब भारत की स्वतंत्रता को 100 साल हो चुके होंगे और 100, 105, 110 साल, तब तक शायद भारत नाम की चीज़, भारत नाम का जो भाव है, भारतीयता नाम का जो एक पूरा भाव संसार है, बोध संसार है, वो कितना होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो ज़्यादा होगा और प्रमुख होगा, प्रधान होगा, प्रबल होगा, वो इंडिया होगा। उसके निहितार्थ क्या हैं, इन पर हमें थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। अभी मित्रों, आप सबको पता है, और मैं हिंदी की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अकेली हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अकेली हिंदी के लिए कुछ सोचने, विचारने और करने में कोई बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं पाता, सिवाय इसके कि एक वो हमारी भाषा है, इसलिए उसके लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो एक भाषा के लिए करना चाहिए, जो हर भारतीय को अपनी भाषा के लिए करना चाहिए। उसकी राजभाषा वाली जो स्थिति है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। जब तक, लेकिन चूंकि हम हिंदी वाले यहाँ पर हैं और हिंदी सबसे बड़ी भाषा है भारत की, हिंदी भारत की संवैधानिक राजभाषा है, और बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते भी हैं, कहते भी हैं और इसको वो विश्वास करते हैं, इसलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिंदी की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस संकट को, इस भाषा संकट को देश की सारी भाषाओं तक ले जाएं और सारी भाषाओं को जोड़कर इस विमर्श में शामिल करें। दुर्भाग्य से हम हिंदी वाले ये नहीं कर पाते, दूसरी भाषाओं के लोग भी कम करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और मैं कम से कम इसको स्वीकार करता हूँ और इसको महसूस करता हूँ। तो ये जिम्मेदारी हम स्वीकार करें, ये मेरा सबसे अनुरोध रहेगा। और मेरी इच्छा है कि इस विमर्श को, दूसरी भाषाएं तो मुझे ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, लेकिन उसमें भी कोशिश करूँगा, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से भी इस विमर्श को अंग्रेजी वालों के बीच में या दूसरी भाषाओं वालों के बीच में उनके साथ संवाद शुरू करने की भी मैं कोशिश करूँगा। मैं मानता हूँ कि उसकी ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं की बात केवल हिंदी में नहीं हो सकती, केवल हिंदी के लिए नहीं हो सकती। तो ये स्वीकार करना होगा कि ये सारी भारतीय भाषाओं का संकट है, और चूंकि सबका संकट है तो ये सिर्फ भाषा संकट नहीं रह जाता, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति मात्र का संकट है। दूसरी बात ये कि भारतीय भाषाओं के पास मेरे अनुमान से सिर्फ लगभग 2-2.5 पीढ़ियों का समय बचा है। 18 साल की एक पीढ़ी मानी जाती है, 18 साल बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है क्योंकि वो वयस्क हो जाती है। तो यानी हमारे जो आज वयस्क हो चुके बच्चे हैं वो, और उनके बाद जो उनके बच्चे होंगे, यानी आप 2 पीढ़ियों आगे की बात करेंगे तो करीब 36 साल 40 साल का समय होता है, 2-2.5 साल पीढ़ियाँ। इनकी एक छोटी सी खिड़की हमारे पास बची है अपनी भाषाओं को बचाने की और भाषाओं के माध्यम से भारतीयता को बचाने की। उसके बाद वो जो पीढ़ियां होंगी वो अगर चाहेंगी तो भी शायद अपनी भाषाओं को पुनर्जीवित करना, पुनर्सशक्त करना, पुनर्प्रतिष्ठित करना राष्ट्र जीवन में, ये उनके लिए लगभग असंभव होगा, क्योंकि हम इजराइल नहीं हैं। हिब्रू के प्रति जैसा इजरायलियों का प्रेम था, और उन्होंने, वो अकेला दुनिया में उदाहरण है जिसने 2000 साल पुरानी मृत घोषित हो चुकी भाषा को पुनर्जीवित किया, हमसे 1 साल बाद देश बनकर, और आज वो अपना उच्चतम शोध, चिंतन और वैज्ञानिक काम भी अपनी भाषा में करते हैं। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है। हमारे पास वैसा राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, ये कम से कम मैं स्वीकार करता हूँ। जिस दिन हो जाएगा कोई संकट नहीं रहेगा।
कुछ चीजें मैं कुछ चीजें जो कह दी हैं अतुल जी ने, मैं उसको नहीं जा रहा हूँ। मैं शिक्षा पर सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अभी 2-3 साल पहले तक 40 से 45% भारत के बच्चे प्राथमिक शिक्षा में निजी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि निजी विद्यालयों का मतलब है अंग्रेजी माध्यम, चाहे वो कितना ही अधकचरा 2 कौड़ी का अंग्रेजी माध्यम हो, शिक्षकों को अच्छी अंग्रेजी आती हो या ना हो, अच्छी तो छोड़ें, काम चलाओ भी आती हो या नहीं, जो वो सिखा सके छोटे बच्चों को, लेकिन वो नाम के अंग्रेजी माध्यम है, वो भाषा माध्यम नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि हर प्रदेश में भारत के जो सरकारी विद्यालय थे, प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएं थी, विद्यालय थे, वो उनमें भाषा माध्यम के, जो अपनी अपनी भाषा के माध्यम से जहाँ पढ़ाई होती थी, वो धीरे धीरे या तो बंद हो रहे हैं या अंग्रेजी माध्यम में बदल दिए जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, सबसे ताज़ा उदाहरण है, एक बाकायदा आदेश पारित करके अपने सारे सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला कर दिया। अंग्रेजी पढ़ाने का तो फैसला उत्तर प्रदेश सहित लगभग 22-23 सरकारें कर चुकी हैं। ये देश की घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है। अतुल जी जैसे कह रहे थे कि जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे, उनके खिलाफ हमारी राज्य सरकारें, 1-2 नहीं 22 से 23 राज्य सरकारें काम कर चुकी हैं। वो कक्षा 1 से अंग्रेजी की पढ़ाई और कई ने शुरू कर चुकी हैं, और कई ने घोषणा की है कि वो माध्यम भाषा के रूप में भी या तो कर देंगी या अगले 2-3 साल में उनकी पूरी तैयारी है, और अलग अलग तरह के प्रयोग चल रहे हैं। इनसे इस देश के करोड़ों बच्चों के साथ, इन छोटे बच्चों के साथ, उनके संवेगात्मक विकास में, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, उनके बौद्धिक, शुद्ध बौद्धिक और शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी बड़ी हिंसा हम उन युवा मस्तिष्कों के साथ, विकासशील मस्तिष्कों के साथ करेंगे, इसका भी अनुमान भी लगाना संभव नहीं है। किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं है, कोई इस पर विशेष अध्ययन भी नहीं हुए कि एक स्थानीय भाषा परिवेश से अंग्रेजी के परिवेश में डाल दिए जाने वाले बच्चे को, जिसका पूरा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक परिवेश शुद्ध भारतीय है, अपनी अपनी भाषा में प्रादेशिक है, तो जब अंग्रेजी के इस पराई, अजनबी और डराने वाली अंग्रेजी के माहौल में डाल दिया जाता है, तो उसके आत्मविश्वास के साथ, उसके अधिगम के साथ, यानी उसकी समझ के साथ और उसके आत्मबोध के साथ क्या खिलवाड़ होता है, उसके संवेगात्मक विकास के साथ क्या खिलवाड़ होता है, इसका आकलन इस देश ने अभी शुरू भी नहीं किया है। ये करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक तरीके से करने की ज़रूरत है। हमारे मनोवैज्ञानिकों के पास, हमारे शिक्षाविदों के पास वो तकनीकें और जानकारी है कि वो ये कर सकते। एक बड़ा मज़ेदार लेख कुछ वर्ष मैंने पढ़ा, उसमें एक सज्जन ने बहुत एक आपको बताऊं रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक नई जाति का उदय हो गया है। इसको उन्होंने कहा, आप जानते हैं भारत में पहले मूल अंग्रेजी मातृभाषा रखने वाले, जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा होती थी, वो एंग्लो इंडियन होते थे, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान भी थे। ये जो सज्जन है, इन्होंने कहा है कि अब एक एंग्लो इंडियन की जगह इंडो एंग्लियंस की नई जाति भारत में आ गई, यानी जो भारतीय हैं लेकिन दिलो दिमाग से और भाषा से वो इंडो एंग्लियन है। और उन्होंने कुछ और कई शोध किए, और उनके हिसाब से मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि इस तरह से विचार हो रहा है, ये अंग्रेजी में विचार हो, अंग्रेजी में लेख है। उन्होंने 3 तरह के लोगों में भारत के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बांटा। एक है इंडो एंग्लियंस, उनका अनुमान है कि ऐसे लगभग 15 लाख लोग हैं और लगभग 4-4.5 लाख परिवार। फिर हैं वो लोग जो अंग्रेजी को प्रथम भाषा अपनी बताते हैं और उसमें काफ़ी ठीक ठाक वो काम चलाऊ अंग्रेजी जानते हैं, जिनको उन्होंने कहा है इंग्लिश कंफर्टेबल्स, EC, इंग्लिश कंफर्टेबल्स। ऐसे लोग हैं 13 से 14 करोड़ के हिसाब से। और तीसरी श्रेणी है इंग्लिश फर्स्ट, यानी अंग्रेजी जिनकी प्रथम भाषा है। ये इंग्लिश कंफर्टेबल्स वाले वो हैं जिनकी अंग्रेजी दूसरी भाषा है, लेकिन एक श्रेणी है तीसरी जिनकी अंग्रेजी प्रथम भाषा है, भले ही मातृभाषा कोई और रही हो, लेकिन आज अंग्रेजी उनकी प्रथम भाषा है जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में और व्यवहार में। ये है इंग्लिश फर्स्ट, EF।
और इनकी संख्या का अनुमान है लगभग 2.5 से 3 करोड़। तो कुल मिलाकर ये आप समझिए कि 13-14 करोड़, 15 करोड़ मान लें बहुत उदार होकर, भारतीय ऐसे हैं जो जिनमें इस देश की सारी बड़ी उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं चलती हैं, जो इस देश के भविष्य निर्माता इस समय बने हुए हैं। और ये सब कुल मिलाकर हम पाते हैं कि ये भारत का लगभग कुल जनसंख्या का 10 या 11% होता है, इससे अधिक किसी भी तरह से नहीं। लेकिन ये जो 10-11% है, इसने बाकी जो 90% है उनको दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जाति और बाकी चीज़ों से भी बड़ी अगर कोई एक भेदभाव की और अन्याय की एक कसौटी बन गई है, वो ये भाषा विभाजन है, लैंग्वेज डिवाइड है। ये अदृश्य है लेकिन उतना अदृश्य भी नहीं है, सब इसको महसूस करते हैं। और ये इन 10% भारतीयों के कारण ये जो 90% भारतीय हैं, इनके साथ रोज इनका आत्मसम्मान, इनका आत्मबोध और जो मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, आत्मविश्वास, वो रोज खंडित होता है, थोड़ा थोड़ा मरता है। विशेष तौर पे हमारे युवा, हमारे छात्र जो उच्च शिक्षा में पढ़ने आते हैं, तमाम हमारे सारे प्रदेशों से, जिलों से, छोटी तथाकथित छोटी जगहों से बड़े शहरों में, राजधानियों में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, उनके साथ जो रोज गुजरती है, उनकी प्रतिभा का जो नुकसान होता है वो भी अगणनीय है, जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती और होनी चाहिए। उसकी कीमत क्या भारत देश को चुकानी पड़ती है, उनको चुकानी पड़ती है, ये हमको सोचना चाहिए। एक चीज होती है भाषा, मैं 2 नई चीजों की बात आपसे करना चाहूंगा। एक है भाषा की दृश्यता, यानी एक भाषा अपने घर में ही नहीं लेकिन घर में भी और घर के बाहर सार्वजनिक जगहों पर भी कितनी दिखती है, यानी अपनी लिपि के रूप में कहाँ दिखती है, किस रूप में और किस मात्रा में, ये भी भाषाओं के भविष्य को निर्धारित करने वाली एक बड़ी चीज है। और मैं पाता हूँ कि इसकी चर्चा लगभग नहीं होती, क्योंकि हम एक ऐसा भाव बन गया है, हमने सबने मान लिया है कि हम बाहर जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, मॉल जाएंगे, होटल जाएंगे, हवाई अड्डों पर जाएंगे, जहाज में जाएंगे या तथाकथित बड़ी जगहों पर जाएंगे तो वहां तो अंग्रेजी ही होगी, सारी सार्वजनिक सूचनाएं अंग्रेजी में होंगी, सारी बातचीत अंग्रेजी में होगी। अंग्रेजी अगर हमें नहीं आती है तो वहाँ पे खुलकर बात करने में शर्माएंगे, संकोच का अनुभव करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे ये सब बिना कहे समझते हैं और धीरे धीरे बच्चों के मन में एक अपनी भाषा, जो उनकी अपनी भाषा है और उसकी जो लिपि है, उसकी दृश्यता या अदृश्यता, उस लिपि की उपस्थिति सार्वजनिक जगहों पर, बड़ी जगहों पर उपस्थिति या अनुपस्थिति, एक अनकहा, अनपहचाना उसके भीतर अर्थ भरती है, महत्व का बोध बढ़ती है अपनी भाषा के बारे में। दूसरी बात है भाषा का सुनाई देना, यानी हमारी भाषा घर के अलावा दूसरी किन जगहों पर सुनाई पड़ती है, कितना सुनाई पड़ती है, किस रूप में और किस मात्रा में सुनाई पड़ती है। आज हमारा बच्चा अगर आज या आज से 5 साल पहले भी उसने कहीं भी भारत में जन्म लिया हो, तो उसको आप सोचिए कि जन्म के बाद से जब वो केवल दृश्य पहचानता है, वो लिपि नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, वो केवल ध्वनियां जानता है, भाषा नहीं जानता, उसके कान में कौन सी भाषाएं पड़ती हैं? उसके कान में घर की भाषा तो पड़ती होगी, माँ की भाषा पड़ती होगी, परिवेश परिवार की भाषा पड़ती होगी, लेकिन जब वो बाहर जाता है तथाकथित बड़ी जगह पर जाता है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाता है या अंग्रेजी या बाजारों में जाता है, वहां जो वो देखता है तो उसको अपनी कहीं भाषा दिखती है क्या? अपनी लिपि कहीं दिखती है क्या? अपनी भाषा उसको कहीं सुनाई पड़ती है क्या? किन जगहों पर सुनाई पड़ती है? छोटी जगहों पर, घरेलू जगहों पर, घरेलू संदर्भों में या व्यापक सार्वजनिक संदर्भों में। जो हम शक्ति की जगह, जो हम समृद्धि की जगह मानते हैं, उनमें कोई भारतीय भाषा दिखती है क्या? कोई भारतीय लिपि दिखती है क्या? सुनाई पड़ती है क्या? तो ये जो दृश्यता है और ये जो श्रव्यता है, जो दिखना और सुनाई पड़ना है, ये भी भाषाओं के महत्व निर्धारण में हम सबके और हमारे बच्चों के मन में
हमारी चेतना पर एक प्रभाव डालता है और अनकहे ढंग से उनका महत्व तय कर देता है। और हमारे बच्चे और हम भी धीरे धीरे इसको आत्मसात कर लेते हैं और मन में ये भाव भरता जाता है कि बाहर तो अंग्रेजी ही चलेगी, बढ़ना है तो अंग्रेजी में ही बढ़ना है। हमारी भाषा लिखने पढ़ने की, साहित्य की भाषा है, घर की भाषा है, हमारी हिंदी जैसी हिंदी की साहित्यिक गोष्ठियों की भाषा हमारे जैसे कुछ लोगों के लिए है, लेकिन हम में से किसी का बच्चा हमारा पाठक नहीं है। अपवादों को छोड़ कितने हिंदी के लेखक है, पत्रकार ऐसा दावा कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके पाठक? बहुत कम होंगे। 19-20 के अंतर से यही स्थिति दूसरी भाषाओं में भी है। मैं सब जगह जाता हूँ और इसी को तुरेता हूँ लोगों से। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ। मराठी के साथ क्या हो रहा है, वहाँ भी मराठी माध्यम विद्यालय बंद हो रहे हैं, वो या तो अंग्रेजी माध्यम किए जा रहे हैं या बंद कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब भारतीय नागरिक भी आज भाषा माध्यम में विद्यालयों में, जहाँ पर मुफ्त पढ़ाई मिलती है, सारी सुविधाएं हैं, अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता। सरकारी विद्यालयों में सब पूरे देश में सारी भाषाओं में प्रवेश घट रहे हैं। अंग्रेजी का बढ़ रहा है प्रवेश, और वो बढ़ रहा है लगभग 250% प्रतिवर्ष की दर से। हिंदी को छोड़कर सारी भारतीय भाषाओं के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश घट रहे हैं प्रतिवर्ष। तो इसको आप थोड़ा आगे प्रक्षेपित कर लीजिए तो ये समय एक आएगा आज से लगभग 30 साल बाद, जब लगभग सारे भारतीय बच्चे केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे होंगे। और एक बार अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 1 से ऊपर तक एक बार बच्चा पढ़ गया तो वो कभी भी अपनी भाषा का नहीं होगा। उसके मन में उस भाषा के लिए प्रेम, गर्व, लगाव, इच्छा और रुचि नहीं बचेगी। और ये हम अपने बच्चों में थोड़ा उनको पूरे दें तो देख सकते हैं। ये एक परिदृश्य है। अतुल जी ने कुछ बड़ी अब थोड़ा मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूं कि एक कई साल पहले यूनेस्को ने काम किया था, ये लगभग 10 साल हो गए इस बात को, और इस पर दुनिया भर में जो लोग भाषा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इन पर काफ़ी काम किया है। यानी दुनिया की भाषाओं की स्थिति क्या है ये जानने की कोशिशें अपने अपने तरीके से बहुत लोगों ने की है। यूनेस्को ने उसको एक समेकित तरीके से किया है, और 2002-3 में उसने एक विशेषज्ञों की, भाषाविदों की, प्रमुख भाषाविदों की एक समिति बनाई और उनसे कहा कि हमें दुनिया की हर किसी भी भाषा को जीवंतता और उसके जोखिम, यानी उसकी लैंग्वेज वाइटैलिटी एंड इंडेंजरमेंट, इनको नापने का एक चौखटा बना के दीजिए, एक पैमाना बना के दीजिए, फ्रेमवर्क। तो 9 कसौटियां भाषाविदों के इस समूह ने बना के दी। मैं उनको संक्षेप में आपके सामने केवल उनको पढ़ देता हूं, आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है। पहली कसौटी ये देखने की कि भाषा जीवंत है या जोखिम में है। पहली कसौटी है भाषा, उस भाषा का अंतर पीढ़ी अंतरण, यानी इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज। हम अपने घरों में अगर देख लें और अपने आसपास देख लें तो हमसे हमारी अगली पीढ़ी में हमारी भाषा का अंतरण कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस रूप में और किस मात्रा में। दूसरी कसौटी है बोलने वालों की कुल संख्या। तीसरी कसौटी है कुल जनसंख्या में उस भाषा के बोलने वालों का अनुपात। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको जानते हैं। चौथी है भाषा शिक्षा और साक्षरता के लिए सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्ता। ये भी स्पष्ट है, यानी किस तरह की, किस मात्रा में भाषा शिक्षण की सामग्री उपलब्ध है और वो कैसी हो रही है। हमारा भाषा शिक्षण, उसका स्तर, उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी, और सामग्री की उपलब्धता कितनी। पांचवा है नए क्षेत्रों, व्यवहार और ज्ञान दोनों के नए क्षेत्रों और नए मीडिया के प्रति उस भाषा की प्रतिक्रिया क्या है, उसका कितनी उन्मुख है। अंग्रेजी में शब्द था रिस्पॉन्स, कि वो भाषा रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है नए क्षेत्रों और नई तकनीक के लिए, नए मीडिया के लिए।
छठा था अभिलेखन, यानी जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो उस भाषा के अभिलेखन की मात्रा कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, व्यापकता कितनी है, यानी क्या उसकी समस्त व्यवहार रूपों को, बोलियों को, उसके लेखन को, लिपियों को, और उसके केवल दृश्य श्रव्य ही नहीं, उसकी कला और जो भी सामग्री जो हम भाषा का संसार कहते हैं, जिसमें कलाएं, जिसमें संगीत, जिसमें नृत्य, ये सब आता है, इनका अभिलेखन किस स्तर का और किस मात्रा में हो रहा है। सातवां है सरकारी और सांस्थानिक भाषा दृष्टिकोण, रुख, भाव और नीतियां, और उस भाषा का आधिकारिक उसका स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, यानी सरकारों और सरकारी प्रमुख संस्थाओं की का उस भाषा के प्रति, अंग्रेजी में शब्द है एटीट्यूड क्या है, नीतियां क्या हैं, और कानून क्या है, स्टेटस क्या है। आठवां है भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में बदलाव कितना हो रहा है, क्या वो भाषा नए नए क्षेत्रों में जा रही है, क्या नए नए क्षेत्रों में उसका व्यवहार हो रहा है, या उसके व्यवहार के क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसमें हम अपनी अपनी भाषाओं को रख लें, हिंदी को ही रख लें, तो हिंदी क्या धीरे धीरे अब केवल साहित्य में ही सिमटती नहीं जा रही है, क्या वो अर्थशास्त्र में प्रयोग उसका हो रहा है, क्या विज्ञान में हो रहा है, क्या तकनीक में हो रहा है, क्या व्यापार में हो रहा है, कानून में हो रहा है, प्रशासन में हो रहा है, प्रबंधन में हो रहा है। तो सिकुड़न है, संकुचन है उस भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में, या विस्तार हो रहा है। और अंतिम है जो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला था, वो है अपनी भाषा के प्रति उस भाषा समुदाय के सदस्यों का रुख क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। ये 9 कसौटियां आपको ये इंटरनेट पर हैं, आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाएं, या केवल लैंग्वेज वाइटैलिटी एंड इंडेंजरमेंट को ही अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये पूरा दस्तावेज मिल जाएगा। हम सबको ये पढ़ना चाहिए, और ये एक ऐसा निकष हमारे पास है जिस पर हम अपने अपने क्षेत्रों में, हम जहाँ भी हैं, अपनी भाषाओं की स्थिति, उनकी जीवंतता और उनका जोखिम और उनके भविष्य का आकलन बहुत अच्छा लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत, जिसमें अतुल जी और बाकी जो व्यवस्थित रूप से काम करने वाले, जिनके पास संगठन की शक्ति है, ऐसे मित्रों की ज़रूरत इस समय है, जिनको इन कसौटियों पर, और इसके अतिरिक्त हमारी अपनी भी कसौटियाँ हो सकती हैं, हम भारत की प्रत्येक भाषा का एक वस्तुपरक आकलन करें, बाकायदा सर्वेक्षण करके। इसमें समय लगेगा, श्रम लगेगा, लोग लगेंगे और साधन लगेंगे, लेकिन ये किया जाना ज़रूरी है। कायदे से तो ये सरकारों को करना चाहिए। आजकल हमारे 22 में से करीब 14-15 भाषाओं के पास अपनी सरकारें हैं, कुछ को छोड़, जो हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं 22। तो ये इन सरकारों का ये काम है, और भाषा के लिए मैं समझता हूँ हर भाषा के पास केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी कई अकादमियां हैं, कई संस्थान हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, इनके पास पर्याप्त साधन हैं, लोग हैं, पूरा एक संरचना है, दफ्तर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हिंदी में तो शायद जितनी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उतनी शायद ही किसी दूसरी भाषा के पास होंगी, और इससे दूसरी भारतीय भाषाओं में एक ईर्ष्या भी जगती है। हिंदी को जो विशेष संसाधन मिलते हैं, जो उसको विशेष महत्व मिलता है, ये हम हिंदी वालों को ध्यान रखना चाहिए, और हमें थोड़ा संवेदनशील इस बारे में रहने की जरूरत है। अब चूंकि हिंदी वाले हैं तो हिंदी की चिंता हम लोग ज़्यादा करते हैं, और दिक्कत यह है कि हम हिंदी की ही चिंता करते रह जाते हैं। हमारी इस चिंता में हमने दूसरी भाषाओं को कभी शामिल करने में सफलता नहीं पाई। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों को अनुभव हुआ, लेकिन मेरा एक संवाद होता रहता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर और फेसबुक आदि पर, और कभी कई बार वैसे भी, जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं उनमें अब हिंदी के प्रति एक नए सिरे से, नए तरह का विरोध बढ़ रहा है। ये राजभाषा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, और हिंदी हम जानते हैं कि हिंदी ही इस देश की राष्ट्रीय संपर्क भाषा है और हो सकती, लेकिन
भाषाओं की एकता तो दूर, एक समय था जब भाषाएं एक हो सकती थी, एक दूसरे के करीब आ रही थी, लेकिन इस बात को दशकों हो गए। उसके बाद से हमारी सारी भाषाएं एक दूसरे से अलग ही ज्यादा हुई हैं, उनके बीच में खाइयां बढ़ी हैं। और आज अंग्रेजी का एक ऐसा राष्ट्रीय सम्मोहन हर भाषा के ऊपर है कि आज अधिकांश भाषाएं, उनके भाव ये बन गया है, जो हिंदी भाषी दूसरी भाषाएं हैं, कि मेरी भाषा और अंग्रेजी, हमें बस यही दो भाषाएं चाहिए। तमिल विरोध का हम जानते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। मैं उस इतिहास पर एक पूरे 1 घंटे की चर्चा हो सकती है और एक दिन हमें करनी चाहिए समझने के लिए, लेकिन मैं भी वो नहीं करूँगा। लेकिन उसका ये समझ लीजिए कि कम से कम 100 सवा 100 साल का इतिहास है तमिल भाषा और तमिलनाडु के उत्तर विरोध का, आर्य विरोध का, संस्कृत विरोध का और हिंदी विरोध का। और ये चारों चीजें एक ही बड़े संसार का हिस्सा हैं। और वो आर्य द्रविड़ विवाद से ये शुरू हुआ था, संघर्ष की थ्योरी से शुरू हुआ था, लेकिन अभी बहुत जगह उसके अवशेष बाकी हैं। और पूरी तमिल राजनीति दरअसल उसकी शुरुआत ही हिंदी विरोध से हुई थी, उत्तर विरोध से हुई थी। वही आज भी तमिलनाडु की राजनीति की धुरी है। तो यह विरोध रहने वाला है। लेकिन अब तक हमने पाया था कि मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, इस तरह की भाषाओं में, और मराठी जो हमारी बहुत करीब रही है हिंदी के, उनमें विरोध नहीं था। लेकिन उनमें एक नए तरह का हिंदी विरोध, स्वभाषा प्रेम और उस पर गर्व और एक तरह की आक्रामकता बढ़ रही है। और वहाँ भी अब यह है कि अंग्रेजी है हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए, और हमारे प्रदेश में हमारे लिए हमारी भाषा, हमें हिंदी की और किसी तीसरी भाषा की जरूरत नहीं। ये जो भाव है, इस पर हमने कभी गंभीरता से विचार करना शुरू नहीं किया है कि ये कितना भारत के लिए घातक भाव। मैं नहीं जानता कि हमारे साथ यहाँ पर जोगा सिंह जी हैं कि नहीं। वो भारत के एक बड़े भाषा को लेकर बहुत सुपठित, खूब लिखा है उन्होंने, काम किया है, पंजाबी के हैं, पंजाबी को लेकर और हिंदी और बाकी सारी भाषाओं को लेकर बहुत चिंतन किया है, लेखन किया है। वो होते तो उनसे भी कभी बात हो तो वो बता सकते हैं कि पंजाब में क्या स्थिति हो रही। बंगाल की जो अपना स्वभाषा है, बंगाली गौरव है, वो और प्रखर होकर और प्रखर हिंदी विरोध में बदल रहा है। कर्नाटक में आप जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले त्रिभाषा सूत्र को लेकर रेलवे के बोर्डों पर हिंदी को लेकर क्या क्या हुआ था, पूरा आंदोलन हुआ था। वो उसके साथ एक राजनीतिक शक्ति खड़ी हो गई। इन नए उभारों को हमें गहराई से समझने की जरूरत है और इन भाषा के लोगों से, हिंदी वालों को और सारी भाषा वालों को, जो भी भारत की भाषाओं के लिए चिंतित है, गहराई से संवाद करने की जरूरत है। ऐसा संवाद अभी शुरू ही नहीं हुआ। हिंदी के साथ एक और समस्या है जो दूसरी भाषाओं में वैसी नहीं, कि अब हिंदी की जो सहभाषाएं हैं, जिन्हें कम से कम मैं हिंदी की मातृभाषाएं मानता हूँ, यानी भोजपुरी, अवधी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये सारी ये भी अब हिंदी के, हम जिसे हिंदी कहते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसके विरोध में धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं। यहाँ भी कुछ वर्ग ऐसे हो गए हैं और ये बड़े प्रबल हैं। इनके पास संसद में बड़ी शक्ति है, इनके पास विधानसभा में बड़ी शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, क्योंकि ये भाषा का मुद्दा लोगों को आंदोलित करने और अपने पक्ष में संगठित करने का एक बहुत आसान, भावुक मुद्दा है, जिसका सब राजनीतिक दल और नेता लाभ उठाते आए हैं। ये एक नया संकट और नई चुनौती हिंदी की जो एक व्यापक पारिवारिक एकता है उसके लिए, और जो और व्यापकतर भारतीय भाषाओं की एकता है उसके लिए, ये दूसरी तरह का नया संकट। तो भाषाओं का आपसी विरोध, और वो आपसी विरोध दरअसल आपस में उतना नहीं होता, वो हिंदी के ही उसमें है। और कमाल की बात यह है कि इन सारी भाषाओं को जो सबसे बड़ा खतरा है अंग्रेजी से, और अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व से, वर्चस्व से और उसकी जकड़न से, उनको वो दिखता नहीं।
दुर्भाग्य से हिंदी जो भारत का प्रभु वर्ग है वो इन्हीं, जैसे मैंने गिनाया एक मित्र के लेख का हवाला देकर, ये 12 से जो 13 करोड़ के लोग हैं, सारा उच्चतर विमर्श हर क्षेत्र में इसी के बीच में सिकुड़ा हुआ है, इसी के बीच में कैद है। इस पर कुछ बहुत बड़े लोगों से भी बात हुई। सारा हमारा आर्थिक विमर्श, हमारा सारा नीति निर्माण, हमारा सारा वैधानिक कानूनी विमर्श, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा वैज्ञानिक विमर्श, हमारा सारा ज्ञान विमर्श, हमारा हम जिसे गवर्नेंस कहते हैं वो सारा विमर्श, सब कुछ इस वर्ग के भीतर है और बाकी 90% भारत और भारतीय इससे बाहर है। इस वर्ग को इस शक्ति का एहसास इतना ज्यादा है कि वो उसको खोना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि वो भी जन सामान्य की तरह उनकी भाषा में उनसे बात करे बराबरी के स्तर पर। अंग्रेजी नाम की कुर्सी या बेगम जिसको मिल जाती है, वो जरा कॉलर ऊंचे कर लेता है, फिर वो धोती कुर्ते वाले से और भाषा वाले से बात करने में थोड़ी सी उसको समस्या होती है और धीरे धीरे अभ्यास जाता रहता है उसका। ये 2-3 जो नए संकट हैं, एक बहुत बड़ी बात और भारत के बारे में विशेष है कि आप अधिकांश लोग तो विदेश में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, विदेशों से ही। आप जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, गैर अंग्रेजी देशों में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि हर देश अपनी कंपनियों के नाम, उसके जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी कंपनियों के नाम अपनी भाषा में रखता है, अपने उत्पादों के नाम अपनी भाषा में रखता है। वो दूसरे देशों के लिए अपनी भाषा को छोड़ता नहीं, वो कितना ही बड़ा कितनी बड़ी कंपनी हो। टोयोटा अंग्रेजी नाम नहीं है, मित्सुबिशी अंग्रेजी नाम नहीं है। आजकल भारत में सबसे ज्यादा जो फोन बिकता है वो शियोमी, जिसकी स्पेलिंग जिसको पढ़ना ही सबसे ज्यादा कठिन है भारतीयों के लिए। आज भी हम नहीं जानते कि उसका सही उच्चारण क्या है। उन्होंने अपना नाम नहीं बदला भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन भारत क्या करता है? भारत के मैं कई बार CII और फिक्की के इन सब मंचों पर जाता हूँ और उनको कुछ चुनौती देता हूँ कि आप तो अपनी एक दिया सलाई भी मनाते हैं तो उसका नाम अंग्रेजी में रखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका भी एक प्रभाव, इसका एक महत्व है इस बात का। हम में से कोई इस पूरे समूचे उद्योग जगत से क्या मिलकर अपनी भाषा में अपने उत्पाद नहीं मांग सकता? आप कितने दूसरे देशों में ऐसा दिखता है आपको? आप रूस में जाएंगे तो वहां पे किस भाषा की कंपनियों के नाम किस भाषा में होते हैं? जापान में किस में होते हैं? तमाम, आप सारे विदेश में रहने वाले हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको भारतीय भाषा में ना तो कंपनियों के नाम मिलेंगे ना उत्पादों के नाम मिलेंगे, चाहे वो कितनी ही सस्ती चीज हो। हिंदी या भाषा नाम के उत्पाद का मतलब है सबसे सस्ता, सबसे तथा मान लीजिए कि कम आय वाले लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई चीज। ये भी एक आयाम है भाषा की दृश्यता का, भाषा की या भाषाओं की सापेक्ष महत्व क्रम का। इन पर हमें विमर्श की जरूरत है, इन बातों को उठाने की जरूरत है। मिलकर अपने उद्योग जगत से ये कहने की जरूरत है कि हम चाहते हैं कि आप भारत के उत्पादों का नाम भारतीय भाषा में रखिए, आप मराठी में रखिए, बांग्ला में रखिए, तेलुगु में रखिए, किसी में रखिए, हिंदी में नहीं रखिए, लेकिन भारतीय भाषा में रखिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में भाषा और समाज के नाम पर अंतिम बड़ा चिंतन, सामूहिक चिंतन और विमर्श गंभीरतम उच्चतम स्तर पर कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में, 1967 में, जो शिमला का उच्चतर शिक्षा संस्थान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, उसमें 1967 में पूरे एक सप्ताह का विमर्श हुआ था, जिसमें देश और दुनिया के चंद बहुत बड़े लोग और चिंतक, विचारक, भाषाविद आए थे, सभी क्षेत्रों के लोग आए थे,
जितने बड़े नामों की हम कल्पना कर सकते हैं वो सब आए थे, और उसका शीर्षक था भाषा और समाज। उसके बाद से आज तक इस देश में उतने उच्च स्तर पर सभी भाषाओं को एक साथ लाकर, उनके लोगों को साथ लाकर भाषा और समाज, भाषा और देश के और भाषा और भविष्य के बारे में कोई गंभीर मंथन नहीं हुआ। शिक्षा की बात अतुल जी कर रहे थे, जो कि बेहद केंद्रीय महत्व का मुद्दा है। उस पर उच्च शिक्षा में भाषा की समस्या पर बात करने के लिए और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अंतिम उच्च स्तरीय गंभीर चिंतन गोष्ठी हुई थी बेंगलोर में, जहाँ तक मैं समझता हूँ 2012 में। उसकी सिफारिशें थी, उनको दिया गया, सरकारों तक पहुंचाया गया, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ। वैसे जैसे सारे भाषा आयोगों ने, शिक्षा आयोगों की बातें हमारी ना तो केंद्र सरकार ने ठीक से लागू की हैं, ना राज्य सरकारों ने की। तो जो देश और समाज अपनी अपनी भाषाओं के गति और भविष्य के प्रति इतना उदासीन है कि वो गंभीर विमर्श तक नहीं करता, कई कई दशक तक, वहां पर भाषाओं का भविष्य क्या होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कही अतुल जी ने, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले, आप में से कुछ लोग जानते हैं, पिछले 4 साल मैं संसद में बैठता था रोज, लोकसभा में, और मेरा काम था सांसदों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों के लिए राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। देश के प्रमुख उस विषय के जितने अच्छे बड़े से बड़े विशेषज्ञ हमें मिल सकते थे, प्रामाणिक और निर्विवाद विशेषज्ञ हमें मिल सकते थे, उनको बुलाकर सांसदों से सीधा संवाद करवाना, कार्यशालाएं करवाना। ये काम मैंने 4 साल किया है पिछले साल तक, यानी 16वीं लोकसभा में। और मैंने कई बार कोशिश की, और जो आखिरी कार्यशाला का आयोजन मैंने किया वो भारतीय भाषाओं का भविष्य इसी विषय पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस कार्यशाला में कुल 4 सांसद आए थे। तो ये हमारे सांसदों में भाषा के प्रति रुचि का एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारी विधानसभाओं में हमारे विधायकों को और हमारे सांसदों को इस भाषा संकट का कोई दूर दूर तक एहसास नहीं। आप विधानसभाओं की कार्रवाई उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर शोर शराबा हो सकता है, अपनी अपनी भाषा पे कभी हुआ हो, लेकिन कोई गंभीर विमर्श और चिंतन हुआ हो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और एक समेकित मंथन और विमर्श भारत की सारी भाषाओं के इस साझा संकट पर ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले कई दशकों में। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत निराश करने वाली। उसका दूसरा पक्ष यहाँ पे, चूंकि कई मैं मानता हूँ कि शिक्षक भी होंगे और शिक्षा जगत तो केंद्रीय महत्व का है। अकेली दिल्ली में ही कम से कम 1 लाख बच्चे आसपास के प्रदेशों से, प्रतिभावान बच्चे अपने अपने प्रदेशों में ऊंचे अंक प्राप्त करके आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली के कई जो यहाँ 4-5 विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश पाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कई प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आते हैं। 1 से 2 लाख बच्चे हर साल आते हैं। इनमें इस 10% बच्चों को छोड़कर जो अंग्रेजी माध्यम और परिवेश वाले परिवारों से आते हैं, बाकी सारे 80-90% बच्चे अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें, अंग्रेजी के सारे लेक्चर जो होते हैं, कक्षा में जो पढ़ाई होती है, उसके कारण आधा ही समझ पाते हैं, बहुत मुश्किल से। और आधी समझ के साथ जो उनकी रोज, जैसा मैंने कहा, आत्मविश्वास, आत्मबोध और आत्मसम्मान का जो क्षरण होता है, रोज उस अपमानजनक स्थिति से, अनुभव से वो गुजरते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। इनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनमें 90% भाषा माध्यम से ही पढ़कर आए हुए हैं। लेकिन इन 70-72 वर्षों में कोई भी विषय उठा लीजिए हमारे उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाने वाला, उसमें आपको अपनी भाषाओं में, हिंदी में भी 70 श्रेष्ठ मौलिक पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी।
70-75 सालों में इस देश के सारे शिक्षकों ने मिलकर 70 किताबें बनाने तक में ये जहमत नहीं उठाई। वो इतने अभ्यस्त हो गए। वो अभी उदाहरण दिया, शायद अतुल जी ने उदाहरण दिया कि उनके एक मित्र ने किताब लिखी तो हिंदी में लिखी, तो बच्चों का जोर था कि नहीं इसको अंग्रेजी में करिए। तो जब ये शिक्षकों का हाल है, उनको उन छात्रों पर दया नहीं आती, उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती जो उन्हीं की तरह जिस अनुभव से वो खुद गुजर कर आज यहाँ आए हैं और अभ्यास के कारण अंग्रेजी के अभ्यस्त हो गए हैं और अपने को उस्ताद मानते हैं, वो भी उससे गुजर के आए हैं। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि ये उनका कर्तव्य है कि वो अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट श्रेष्ठ मौलिक चिंतन करके, लेखन करके श्रेष्ठ पुस्तकों का निर्माण करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदी के लेखक कब ये करेंगे? हिंदी के शिक्षक कब ये करेंगे? इसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी केंद्र सरकारों की भी और मैं समझता हूँ राज्य सरकारों की भी कई योजनाएं हैं जहां मौलिक पाठ्य पुस्तकों के और वैज्ञानिक और ज्ञान पुस्तकों के लेखन के लिए कई कई लाख के पुरस्कार घोषित हैं। लेकिन कितनी पुस्तकें लिखी जाती हैं, कैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, कैसे चयन होता है और उन पुस्तकों का होता क्या है, उनको अपनाया कौन अपनाता है, कहाँ अपनाता है, हम नहीं जानते। ये इतनी भयानक स्थिति है। और इन सब के ऊपर हमारी जो नई पीढ़ी है, मैं अब अंतिम अपने 2 आयामों पर आ रहा हूँ। एक तो आयाम है मेरी अपनी बिरादरी से जुड़ा हुआ, यानी पत्रकारिता का, मीडिया का, और दूसरा है मनोरंजन जगत का। ये जो भाषिक उपनिवेशवाद हम देख रहे हैं, भाषिक साम्राज्यवाद जो हम भारत में देख रहे हैं, जो उन सभी देशों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, गुलाम रहे हैं पश्चिमी शक्तियों के, ये उसके अवशेष हैं। लेकिन वो अवशेष नहीं रहे, अब वो खंडहर नहीं है, वो और भी ज्यादा बड़े भवन बन गए, कम से कम भारत में और तीसरी दुनिया में, दक्षिण एशिया में बन गए। हमें ये भाषाई साम्राज्यवाद दिखता नहीं, हमें ये नहीं दिखता क्योंकि इस पर विमर्श कम होता है कि भाषाई साम्राज्यवाद के साथ सांस्कृतिक साम्राज्यवाद आता है, आर्थिक साम्राज्यवाद आता है, बौद्धिक अकादमिक साम्राज्यवाद आता है। अकादमिक समस्याओं की भी चर्चा की अतुल जी ने, उसका जिक्र मैंने थोड़ा सा शिक्षकों की भूमिका के रूप में किया। जो हमारा सारा अकादमिक जगत है वो भी इसी साम्राज्यवादी वर्चस्ववादी भाषा का कैद है और उसमें खुश है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। दूसरा, हमारा जो मीडिया, जिससे हम सबकी अपेक्षा रहती है, मेरी भी और आपकी भी। एक समय था दशकों तक अखबारों ने और कुछ दशकों तक, शुरुआती दशकों में चैनलों ने भी अपनी अपनी भाषाओं को पुष्ट करने की, प्रसारित करने की और उनकी रक्षा करने की, उनको प्रोत्साहित करने की मुहिम चलाई थी, ये काम किया था। वो भाषा के रक्षक थे, भाषा का परिष्कार करने वाले थे, भाषा का संस्कार देने वाले थे नई पीढ़ियों को। लेकिन आज वही बिरादरी, मेरी बिरादरी, आज भाषा की भक्षक हो गई। 1-2 अपवादों को छोड़कर कुछ ही अखबार और चैनल हैं जो अपनी भाषा के दैनिक हत्यारे नहीं हैं। इस पर बड़ा कोई आरोप मैं नहीं लगा सकता, लेकिन ये तो दुखद है ही। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा दुखद है कि हमारे जैसे, आप जैसे लोग भी जो भाषा की, अपनी हिंदी की इतनी चिंता करते हैं, उनमें रचते हैं, उनमें यश पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, सम्मान पाते हैं, सुख और संतोष पाते हैं, ऐसे हम 10-20 लेखक पत्रकार मिलकर भी किसी अखबार को चिट्ठी नहीं लिखते कि हमें आपकी ये भाषा, आपकी ये हिंदी मंजूर नहीं है। किसी चैनल को नहीं लिखते कि आप हमारी भाषा की हत्या मत करिए। कोई संगठित विरोध और कोई संगठित असहमति इस भाषा व्यवहार की कम से कम हिंदी में नहीं होती। कई वर्ष, दशक पहले अनिल त्रिवेदी और प्रभु जोशी जैसे लोगों ने भास्कर अखबार की प्रतियां जलाई थी इंदौर से, संयुक्त से, मैं भी उसमें था। उसका थोड़ा असर हुआ उसका। लेकिन चाहे वो नवभारत टाइम्स हो दिल्ली में और दूसरे अखबार हों, वो जो कर रहे हैं अब हिंदी के साथ, दूसरी भाषाओं में उतना गहरा संकट नहीं है।
वहाँ पर उनका अपना भाषा प्रेम और भाषा स्वाभिमान कहीं ज़्यादा आप मराठी में वो नहीं कर सकते जो आप हिंदी में कर रहे हैं। आप तमिलनाडु में शायद नहीं कर पाएंगे, आप कन्नड़ के साथ वो नहीं कर पाएंगे, हालांकि अंग्रेजी की घुसपैठ वहाँ भी काफ़ी हो गई है, आम बातचीत में भी हो गई और वो भी चिंतित है। तो हम सब अलग अलग असंगठित रूप से चिंतित हैं, लेकिन हम कोई संगठित विरोध जहाँ करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे। हम इन बड़ी जगहों पर जाते हैं लेकिन हम वहाँ पर अपनी भाषा मांगते नहीं। हम ये मांग नहीं करते कि हम चाहते हैं कि आप हमसे हिंदी में बात करें या हमसे मराठी में बात करें अगर आप महाराष्ट्र में हैं। हम खुद ही अंग्रेजी बोलने लगते हैं। कुछ अपवाद हैं, कुछ पागल लोग हैं मेरे जैसे, उनको छोड़। ये हमारे अपने व्यवहार की चीज़ है और मैं इतनी बार दोहरा चुका हूँ कि हमारे अपने सहज भाषा व्यवहार में हमारी अपनी भाषा कितनी है। हम में से कितने लोग हैं जो आज पिता बोलते हैं, भाई और बहन बोलते हैं, फादर नहीं बोलते, ब्रदर और सिस्टर नहीं बोलते, हस्बैंड एल्डर डॉटर नहीं बोलते या डॉटर नहीं बोलते, किचन नहीं बोलते, रसोई बोलते हैं, टेबल नहीं बोलते, मेज बोलते हैं, कमरा नहीं, रूम नहीं बोलते, कमरा बोलते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे? हमारे ही आप जैसे परिवारों में बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा फिंगर डर्टी मत करो, नोज में फिंगर मत डालो, हैंड वॉश करके आओ, फेस वॉश करके आओ, नाइफ से फ्रूट काटो। जिस समाज की ऐसी स्थिति है वहां पर भाषा चिंता क्या करें? अंतिम बात, मनोरंजन जगत की बात मैं कहना भूल गया कि आज दुनिया भर के युवाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव है वो अमेरिका के मनोरंजन जगत का प्रभाव है। अमेरिकी फिल्मों का, टीवी कंटेंट का, संगीत का, अंग्रेजी सितारों का और उनकी नकल करने। भारतीय सिनेमा जगत, भारतीय मनोरंजन जगत हॉलीवुड की नकल करता है। हमारे सितारे कपड़े लत्तों में, जीवन शैली में उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा होने की कोशिश करते हैं और हमारे फिल्मी सितारों की तरह हमारा युवा वर्ग होने की, बनने की कोशिश करता है, वैसे बोलने की, दिखने की, सजने की, कपड़े पहनने की और हर चीज में उनकी नकल करता है। तो ये जो नकल का क्रम है ये इतना गहरा प्रभाव डाल रहा है कि हमारे युवा पीढ़ी की पूरी चेतना बदल गई है। और हम जानते हैं कि भाषा जो हमारी चेतना की निर्मात्री शक्ति है, हमारे अंतः शरीर की, हमारे आत्मबोध की गर्भनाल है। जब हमारी भाषा बदल जाती है तो हमारी चेतना बदल जाती है। अब भाषा गड़बड़ हो जाती है तो हमारी चेतना गड़मड़ और गड्डमड्ड हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, संकर हो जाती है और धीरे धीरे ढलान पर चली जाती है। वो ढलान उधर ही जा रही है। आज से 40 साल बाद मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग इस समय हिंदुत्व को लेकर बहुत परेशान हैं, भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत चिंता हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे कभी रामचरितमानस पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण, वाल्मीकि रामायण, कोई भी हमारा ग्रंथ पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? उस लिपि से ही अपरिचित होंगे। तब हम जिसे धर्म कहते हैं, वो चाहे बौद्ध धर्म हो भारत का या वो सिख धर्म हो, सिक्खी, क्योंकि पंजाब में भी यही स्थिति है। यहाँ पे जो पंजाब के लोग हैं वो जानते हैं कि बच्चों को, पंजाब के बच्चों को पंजाबी पसंद नहीं है, वो पंजाबी नहीं पढ़ पाते। सिक्खी कैसे बचेगी? हिंदू धर्म कैसे बचेगा? क्या भाषा, अपनी मूल भाषा के बगैर कोई धर्म बच सकता है? वो भाव बच सकता है? क्या अंग्रेजी से हम भक्ति कर सकते हैं? क्या हम पूरी तरह अंग्रेजी में साधना कर सकते हैं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। हमारे धर्माचार्यों को भी अभी इस बात का एहसास नहीं है कि आज जो लाखों लोग उनके प्रवचन सुनते हैं टीवी पर या अलग, वो किस आयु वर्ग के हैं और कौन से लोग हैं और कौन सा वो वर्ग है जो उनके पास नहीं आ रहा है। एक वर्ग है जिसके लिए आज सिर्फ धर्म के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर, उसके व्याख्याताओं के नाम पर केवल
सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं या श्री श्री रविशंकर हैं या कुछ नए भी अब न्यू एज गुरु आ रहे हैं। जो पारंपरिक हमारे धर्म व्याख्याता, उपदेशकार, हमारे जो हमारे एक पूरी जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, शंकराचार्यों से लेकर एक पूरा जो क्रम बना हुआ है धार्मिक व्यवस्था देने का, धर्म समझाने का, अगली पीढ़ियों को उसमें उस तक पहुंचाने का, उनको आज युवा और सशक्त अनुयायी नहीं मिलते। ये एक और दूसरा आयाम है भाषा का। ऐसी पीढ़ियां जब आएंगी जब किसी भी भारतीय भाषा में वो अपनी भारतीय भाषा के मूल धर्म ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर इन सब ग्रंथों का, उनमें निहित ज्ञान का, हमारी आध्यात्मिकता का, हमारी आध्यात्मिक विरासत का क्या हो। अब अंतिम बात, थोड़ी लंबी हो गई इसलिए माफी चाहता हूं आपसे। यूरोप में एक नेटवर्क है जिसका नाम है मेटा नेट। तकनीक की बात छूट गई और यहाँ तकनीक के सक्षम और तकनीक पर खूब अच्छा विमर्श आजकल हो रहा है। अनिल जी, पद्मेश जी भी हैं, अनूप जी हैं, बालेंदु हैं, ये सब लोग मिलकर बहुत अच्छा विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक में भी भारतीय भाषाओं की गति तेजी से बढ़ी है। भारतीय भाषाएं इस नई तकनीक में काफ़ी आई हैं और उनमें बहुत प्रयोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी क्षमताएं बढ़ गई हैं तकनीक की भारतीय भाषाओं में। और हमारे पास बालेंदु जैसी प्रतिभा है, हमारे पास ओम विकास जी जैसी प्रतिभा है, हमारे पास हेमंत दरबारी हैं, महेश कुलकर्णी हैं, ये सब लोग हैं हमारे पास। लेकिन जो भी सारा तकनीकी विकास हो रहा है भारतीय भाषाओं में, उसको ध्यान में रखते हुए अब ये सुनिए कि ये है मेटानेट नाम की एक संस्था है, नेटवर्क है, जिसका पूरा वो होगा, फुल फॉर्म होगी मल्टीलिंगुअल यूरोपियन टेक्नोलॉजी अलायंस, मेटा, मल्टीलिंगुअल यूरोपियन टेक्नोलॉजी अलायंस, मेटा नेट। ये यूरोप की भाषाओं का एक नेटवर्क है जिसमें लगभग 60 बड़ी संस्थाएं, लगभग 30 से ज़्यादा यूरोपीय भाषाओं की और 600 विद्वान अलग अलग क्षेत्रों के इसमें जुड़े हुए हैं। उनका एक ही नेटवर्क है जो अपनी अपनी भाषाओं और समस्त यूरोपीय भाषाओं को लेकर शोध करता है। उसने 3-4 साल पहले एक शोध के बाद जो अपना रिपोर्ट पेश की थी, मैं उसका केवल शीर्षक आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शीर्षक ये था, 21 यूरोपियन लैंग्वेजेस आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजिटल एक्सटिंक्शन। यानी 21 यूरोपीय भाषाएं डिजिटल विलोपीकरण की कगार पर हैं, डिजिटल विनाश की कगार पर, एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पर। मित्रों, जब ये यूरोप की स्थिति है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं शामिल हैं, इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये सारी जो 34-35 बड़ी भाषाएं हैं यूरोप की, उनमें से वो डिजिटल युग का सामना करने के लिए कितनी तैयार हैं, उनकी तैयारी कितनी है। आज हम सब इस डिजिटल युग में आ गए हैं, हम चाहें या ना चाहें, और पूरी दुनिया धीरे धीरे पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है, भारत सहित। तो उसके लिए भाषाएं हमारी तैयार हैं कि नहीं? भाषाओं में ये तैयारी, वो कौशल और वो जिसे हम अधिसंरचना कहेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नीतियां, वो व्यवहार, वो सारा ज्ञान, वो है, तैयारी है कि नहीं? ये अगर यूरोप का हाल है, वहाँ की 21 भाषाओं के लिए ये भविष्यवाणी है, तो फिर भारत की भाषाओं के लिए क्या भविष्यवाणी होगी, इसका अनुमान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। समाधान हम सब चाहते हैं। थोड़ी सी संक्षेप में बात समाधानों की कर लेता हूँ। ये इतने बड़े सवाल हैं मित्रों कि इसके छोटे समाधान दुर्भाग्य से नहीं हो सकते। ये ऐसे संकट हैं, ऐसा संकट है, उसकी व्याप्ति और प्रकृति ऐसी है, इसमें सबसे केंद्रीय भूमिका राज्य की और राज्य की संस्थाओं की होगी।
सबसे पहली और केंद्रीय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य यानी केंद्र सरकार, हमारी संसद, उसमें सब शामिल है, हमारी संसद, हमारी विधानसभाएं, हमारी समूची विधायिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी नीति निर्मात्री संस्थाएं, नीति निर्माता वर्ग, हमारी न्यायपालिका, ये सब राज्य के जितने विभिन्न अंग हैं, इनकी सबसे प्रमुख प्रबल भूमिका इसमें होगी। बिना इसके हम कितना ही जन आंदोलन करने को नहीं हो सकता, लेकिन जन आंदोलन जरूरी है, बिना उसके इन पर दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपनी ओर से नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी भूमिका इसमें शिक्षा जगत की है। तो हम सब जहां जिस स्थिति में हैं, हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने बच्चों की, या जहां हमारे मित्र हैं जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं, चलाते हैं विद्यालय, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, किसी भी स्तर का हो, शिक्षक हैं, प्रबंधन में हैं, उनसे इस बारे में बात करें, उनको इस बहस में शामिल करें, उनको समझाएं कि ये संकट कैसा है। ये कई जो भाषा भ्रम भारत में फैले हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच में या की स्थिति है, आइदर और की स्थिति है, या तो अंग्रेजी या भाषाएं। ये मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये भ्रम बहुत व्यापक है। मनुष्य, हम सब, हमारे बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। हम सब बहुभाषी हैं, हम सब ने अंग्रेजी सीखी हुई है, हम खूब अच्छी तरह उसमें काम कर सकते हैं और अपनी भाषा में भी काम करते हैं। लेकिन इस देश में एक राष्ट्रीय मूर्खता इस पूरे देश ने आत्मसात कर ली है कि उनको कक्षा 1 से, संभव हो तो गर्भ से ही, जन्म से ही अगर बच्चों को अंग्रेजी नहीं मिली तो वो पिछड़ जाएंगे, कि गाड़ी छूट जाएगी। इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है। अंग्रेजी हमें चाहिए, अंग्रेजी बहुत उपयोगी भाषा है हम सबके लिए, देश के रूप में और निजी रूप में भी। हमें अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ियों को अंग्रेजी वंचित नहीं करना है, क्योंकि अंग्रेजी में वो ज्ञान प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तो हमारी अपनी भाषाओं में अभी दुर्भाग्य से नहीं है। हमें ज्ञान चाहिए भारत के भविष्य निर्माण के लिए। ज्ञान युग है, यहाँ साहित्य से काम नहीं चलेगा। वो ज्ञान हमें जहाँ से भी मिले उस भाषा से हमें लेना है। अंग्रेजी हमें दूसरी भाषाओं की तुलना में ज़्यादा सुलभ है, सुगम है, इसलिए हमें अंग्रेजी से बचना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है। लेकिन उसको अपने बच्चों को कब सिखाना है, किस रूप में सिखाना है और किस भाव के साथ सिखाना है, ये हमारे हाथ में है और इसे बदलने की जरूरत है। ये इतने बड़े सवाल हैं कि इन पर जब तक संसद में बहस नहीं होगी, बड़े विश्वविद्यालयों में, शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर बहस नहीं होगी, कुलपतियों के स्तर पर बहस नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बहस नहीं होगी, प्राचार्यों में, शिक्षकों में और प्रबंधनों में, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की जो निजी व्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक ताकत इतनी विराट है कि उससे लड़ने की हिम्मत इस देश में किसी के पास नहीं, कोई महसूस नहीं करती, इसमें हिम्मत नहीं बची। सबने समर्पण किया हुआ उसके आगे, क्योंकि इस देश के बड़े लोगों के सारे बच्चे भी उसी माध्यम में हैं, उनके अपने हित भी उसी में हैं, अंग्रेजी में हैं, जिसे हम कहते हैं कि उनके स्टेक्स अब अंग्रेजी में हैं, भाषाओं में नहीं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें साहित्य विमर्श को थोड़ा कम कर देंगे हम तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा भाषा विमर्श, कम से कम जो देश की सबसे बड़ी 50-55 करोड़ की भाषा है हिंदी, उसमें ये हाहाकार तो मचे, उसमें ये मांग, ये बातें तो उठें, उसका दबाव तो हमारे नेता, हमारी मीडिया, हमारे चैनल, हमारे अखबार और हमारे नीति निर्माता, हमारी विधानसभाएं, संसद महसूस तो करें। वो जन आंदोलन, जैसा अतुल जी ने कहा, हमें निश्चय ही चाहिए। और भी क्षेत्र हैं तो जहां जहां, जैसा उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि समस्या की समझ में ही समाधान निहित होता है। तो हम इस संकट और समस्या की प्रकृति को अगर ठीक से समझ लें तो उसी से हम सबको समाधान के सूत्र भी मिलने लगेंगे। कोई बहुत सीधा सरल समाधान न मैं दे सकता हूं, न कोई एक व्यक्ति दे सकता है, लेकिन इस पर अगर हम आवाज बढ़ा सकें, अपनी संगठित आवाज उठाना शुरू करें, तो लोग सुनने लगेंगे धीरे धीरे। वरना जैसे हमारी भाषाएं अब कम दिखती हैं, कम सुनाई पड़ती हैं, हमारी आवाज़ भी धीरे धीरे मध्यम होकर बहुत छोटी छोटी सीमित साहित्यिक वैचारिक गोष्ठियों में सीमित होकर रह जाएगी।
और हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे तो जा ही चुके हैं, वो उससे बाहर होगी। ये सिर्फ हम आप जैसे इस पीढ़ी के लोगों के बीच में एक बौद्धिक शगल, एक बौद्धिक व्यसन जैसा होकर रह जाएगा। हम अपनी भाषाओं को नहीं बचा पाएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी बात हो गई, इसलिए फिलहाल यहाँ रुकता हूँ। इसके अलग अलग पक्षों पर मैं चाहूँगा कि हम और गहराई से अलग अलग पक्षों पर, आयामों पर बात करें, और आप सबकी सहमति होगी तो एक श्रृंखला बनाकर हम ये कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। और अभी कई लोग चाह रहे हैं कि प्रश्न किए जाएं, यद्यपि समय हमने जो तय किया था वो हो चुका है, परंतु कुछ प्रश्न लेते हैं। बालेंदु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बालेंदु जी। जी अनिल जी, तो सबसे पहली बात तो राहुल जी की जो चिंता है वो हमारी एक समग्र चिंता है, और राहुल जी तो बहुत ही प्रखरता के साथ इन बिंदुओं को हमेशा उठाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। उन्हीं की बातों से कुछ प्रश्न मेरे मन में आए जो मैं पूछना चाहूंगा, उनका जिक्र करना चाहूंगा। जैसे एक बात तो ये है कि परिस्थितियां विकट है, ये स्पष्ट है, किंतु ये परिस्थितियां अकारण नहीं है, और उन कारणों की पहचान करने तथा उनकी व्याख्या करने की संभवतः हमें काफी जरूरत है। राहुल जी ने अनेक चीजों का जिक्र किया, जैसे भाषा के मुद्दे पर हमारे समाज की उदासीनता, लोगों में अंग्रेजी की तरफ चले जाने की एक लालसा, शिक्षकों द्वारा भारतीय भाषाओं में सामग्री की रचना करने से उदासीनता, मीडिया तथा मनोरंजक जो जगत है उसका दुष्प्रभाव या उसमें जो प्रवृत्तियां चल रही है उनकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि मैं इन सबको परिणाम मानता हूं, कारण नहीं। आखिर कारण क्या है कि लोग ऐसा करते हैं, और वो कारण कोई एक नहीं हो सकता, तथा यदि वो कारण हम नहीं खोजेंगे तो संभवतः समस्या का समाधान करने की दिशा में एक मजबूत चोट हम नहीं कर पाएंगे। हम इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट? क्या कोई जनता स्वतः ही एक गलत दिशा में चल देती है, या वो एक समग्र या लंबी प्रक्रिया के बाद इस स्थिति में पहुंची है, और जिस प्रक्रिया से वो आई है उसको रिवर्स करना कितना संभव है, और यदि संभव है तो किस प्रकार संभव है? एक ये जो प्रश्न है बड़ा ही गहरा है, परंतु मुझे लगता है कि बड़ा समय मांगता है, और शायद इसके ऊपर एक पूरा व्याख्यान दिया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि अब चूंकि समय कम है, तो बाकी लोग भी अगर प्रश्न कर दें और राहुल जी इकट्ठा सब प्रश्नों को अपने समेकित रूप से उत्तर दें, और अन्यथा उस चर्चा को हम फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में चला लें। तो अगर बाकी भी कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न कर दें। हाँ, अनिल जी, मुझे लगता है कि बालेंदु जी का यह प्रश्न अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों का महासागर है। अगर राहुल जी इसी प्रश्न का उत्तर अपना जितना समय बचा है उसमें दे देंगे तो हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। अच्छा, एक मिनट, फिर संजय देव जी कुछ बात कहना चाहते थे, उनका भी संदेश था। संजय जी आप भी बोल दें तो। हाँ चलो ठीक है, बाय। ध्यान रखिए अपना। रामू राहुल जी जी, मैं समाधान के स्तर पर एक बस चीज याद दिलाना चाहता था। राहुल जी डराते बहुत हैं, बहुत निराश बहुत कर देते हैं, दुखी बहुत कर देते हैं, और वो ना दुख वो भी जायज है, और वो नैराश्य भी बहुत गहरा है। वो तो है समाधान के स्तर पर दो चीजें, दो चुनौतियां भी हैं। और जैसे अखबार की बात थी, मैं भी बहुत लंबे समय से कहता रहा हूँ कि अखबारों की भाषा वो हमारी हिंदी को मारने वाली भाषा बनती जा रही है, और मैं बहुत लंबे समय से उसमें काम करता रहा हूँ, इसलिए उसको भीतर से जानता हूँ। उस प्रयास की अखबारों में जो अगंभीरता है वो भी जानता हूँ। एक अच्छा सा उदाहरण बस केवल सामने रखना चाहता हूँ। अखबारों को लेके हम लोग काम करें, इसके लिए मैं तो प्रस्तुत हूँ, और लोग साथ हों तो मिलकर किया जा सकता है, जिसकी ओर संकेत राहुल जी ने भी किया। रजनी कोठारी ने 70 के दशक में एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, उसका 2005 में उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। अभय दुबे जी ने उसमें काफी मशक्कत करी, मेहनत करी, और वो बना। वो उस किताब के बारे में रजनी कोठारी जी ने जो लिखा, बस मैं केवल एक मिनट लगेगा वो पढ़ के आपको कहना चाहता हूँ
कि जिस तरह के प्रयासों की जरूरत है और जिस स्तर के प्रयासों की जरूरत है और जो संभव है हो रहे हैं मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने ये लिखा कि भारत में राजनीति कल और आज मेरी अंग्रेजी की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया का केवल भाषांतर ही नहीं है, ना ही यह उस ग्रंथ का संशोधित या परिवर्धित रूप है। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह किताब अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। अगर ये कभी अंग्रेजी में छपी तो हिंदी में प्रकाशित होने के बाद ही छपेगी। ये रजनी कोठारी ने कहा। और इस तरह के काम जब तक हम इस तरह से शुरू नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और अखबार में काम करने के नाते मेरा ये सबसे फिर से विनम्र अनुरोध है कि मिलकर अखबार के मालिकों के सामने हमें जाने की जरूरत है, दबाव बनाने की जरूरत है। सार्वजनिक तौर पर कहेंगे तो दबाव बनेगा, पड़ेगा। मिलकर बात करेंगे तो और अच्छी बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये पहला और अंतिम वक्त भाषण नहीं है जो कि हम राहुल जी का सुनने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है और हम ये सोच रहे हैं कि इसको एक पाक्षिक श्रृंखला के रूप में राहुल जी का भाषण और भाषा विमर्श ये हर सप्ताह हम करने वाले हैं और अगले सप्ताह का भी कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा। परंतु मुझे लगता है कि अभी इसका जो प्रश्न बड़े व्यापक रूप से बालेंदु जी ने कर दिया है समाधान की दिशा में, और भी कई लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो सभी चाहते हैं कि इसका उत्तर राहुल जी दें और उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करें। जी अनिल जी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि खासकर जो राहुल जी ने बहुत व्यापक रूप में अपनी बात कही है, लेकिन विभिन्न राज्यों की तुलना में यदि हम हिंदी भाषी राज्यों पर जरा ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, जैसे मैं देख रहा हूं कि भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया और उस समय बहुत सारी बातें राज्य सरकार के बारे में, इस राज्य के बारे में की गई, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ हुआ। तो ऐसा राज्यवार अगर कुछ हम लोग जन आंदोलन करें और वहां की सरकार को आगाह करें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रयास राज्य स्तर पर, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में हमारी आधी आबादी, देश की तो लगभग आधी आबादी हिंदी भाषी राज्यों में है, यदि वहां पर हिंदी मजबूत होती है तो मेरे ख्याल से हमारा हिंदी का आधार बहुत बढ़ता है। वैसे राहुल जी इस बारे में बहुत व्यापक रूप से जानते हैं। अच्छा सुझाव है आपका, परंतु मुझे लगता है कि ये प्रश्न आज के वक्तव्य से सीधा संबंधित नहीं है। तो हम इस पर क्यों जो समाधान की दिशा में जब भी बात करेंगे तो जो हिंदी राज्यों वाली आपने बात किया वो करेंगे, परंतु अभी बालेंदु जी के विशेष रूप से प्रश्न के संदर्भ में राहुल जी उत्तर। जी अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जाहिर है। मैंने अपनी ओर से तो कुछ कारणों की ओर कारण शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए भी बात की है कि जो 72 वर्षों की उदासीनता इसका एक कारण है। कुछ और स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान सभा में भाषा को लेकर, राष्ट्रभाषा के प्रश्न को लेकर जो बहुत तीखी बहस हुई थी, जिसके कारण एक आधे मन का समझौता, जो कि ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब का एक अध्याय है, द हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज भाषा के सवाल पर हमारे संविधान में किया गया, उसके बाद से भाषा इतना ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बन गया था और लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा मुद्दा जिस पर संविधान सभा ही टूट सकती है, ये नौबत आ गई थी। इसलिए और उसके बाद फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषाई आंदोलन बहुत तेज हुए, भाषाई राजनीति और भाषाई आंदोलनों के स्मरण इस पीढ़ी को नहीं होगा, लेकिन वो हुए हैं। आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, उसके में कई लोगों की जान गई, और धीरे धीरे मैं फिर कहूँगा कि जो राज्य के अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, उन्होंने एक तरह से उदासीन रुख अपना लिया उसकी तरफ। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील और प्रज्वलनशील मुद्दे को अभी शांत ही रहने दो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा ही समझौता हिंदी को लेकर, राजभाषा के प्रश्न पर, अंग्रेजी के सवाल को लेकर, आप जानते हैं कि शास्त्री जी ने जो फैसला किया था 1963 में, नारायण जी यहाँ बैठे हैं, वो भी इतिहास जानते हैं, वो सब उस समय भाषाओं को लेकर देश में जो उग्रता थी, जो आंदोलन चल रहे थे, लोगों की भावनाएं भड़काई जा चुकी थी, उसके कारण ये सारे समझौते किए गए।
मैं फिर कह रहा हूँ कि सारी भाषाओं को एक मंच पर लाने की कोशिशें इस देश में नहीं हुई हैं। मैं हिंदी की बात नहीं करना चाहता, हम सिर्फ हिंदी के ही लोग हैं इसके लिए हिंदी की बात करें, ये कोई जरूरी नहीं है। होता तो मेरा तो ये है कि अनुभव ये है कि हिंदी, हम इतनी हिंदी करते हैं कि दूसरी भाषाओं वाले हमसे बिदकते हैं, हमसे दूर जाते हैं। अकेली हिंदी को हम बचा भी लेंगे, पूरे हिंदी जगत में आंदोलन कर भी लेंगे, तो भी ये जो व्यापक संकट है भारतीय भाषाओं का संकट, ये हल नहीं होगा। अकेली हिंदी अपने को अकेले नहीं बचा सकती। बहुत ज्यादा हिंदी पर जोर देने से आप ये निश्चित मानिए कि हिंदी विरोध बहुत प्रखर हो जाएगा। आपको मैं स्मरण दिलाऊं, इसलिए तो एक जो मानसिकता बनी, मैं कारण पे लौटता हूं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बालेंदु ने ठीक कहा, कोई एक कारण तो संभव ही नहीं है, कोई एक सामान्य घटना भी एक कारण से नहीं होती। इतने जटिल जो परिणाम है, जो हमारे सामने स्थिति है, उसमें तो कारण इतने हैं जो जितने उतने मिल जाए। हमारी जो नौकरशाही थी, जिसको स्टील फ्रेम कहा गया, यानी जो अंग्रेजों के समय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ICS IAS होकर और IPS आदि बनकर, उसी रूप में, उसी प्रक्रिया, उसी भाव के साथ चली आई। और उस समय तक उस प्रशासनिक व्यवस्था, वो समूची व्यवस्था अंग्रेजी में इतनी न्यस्त हो चुकी थी, इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी और निवेशित हो चुकी थी कि भारतीय भाषाओं को प्रशासन की भाषा बनाने के लिए और उच्च विमर्श और उच्चतर शिक्षा आदि की भाषा बनाने के लिए जो बिल्कुल आमूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ता हर व्यवस्था में, वो करने की न तो उस समय ऊर्जा बची थी उन लोगों में, हमारे राजनीतिक नेतृत्व में भी वो ऊर्जा नहीं थी, प्रशासनिक नेतृत्व में न उसकी इच्छा थी, न इच्छा शक्ति थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और धीरे धीरे वो व्यवस्था रूढ़ होते होते आज इस स्थिति तक पहुंची है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें शिक्षकों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब इसके लिए और कौन सा कारण है सिवा उनकी अपनी निकम्मेपन के, और कोई शब्द नहीं है, कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में, भारत की भाषाओं में अपने अर्जित ज्ञान को भी मौलिक रूप से लिख कर नहीं दिया अगली पीढ़ियों को, बच्चों के लिए। इसके लिए कौन दोषी है? शिक्षक दोषी है, और वो समूची शिक्षा व्यवस्था जो दोषी है। हमारे सामने देखते देखते हमारे बच्चों को आज से नहीं, निजी माध्यम स्कूलों में, कॉन्वेंट विद्यालयों से जो शुरू हुई व्यवस्था कि अपनी भाषा बोलने पर बच्चों को वहां अपमानित और दंडित किया जाता था, जुर्माना देना पड़ता था, इसका कौन सा संगठित विरोध हुआ? ये हमारे समाज की समस्या है। इसमें और कौन सा गहरा कारण खोजे? गहरा कारण तो मैं यही खोजूंगा, ये साम्राज्यवादी सोच है। अभी जो भाषिक साम्राज्यवाद के जो सूक्ष्म रूप हैं, उनको हमने ठीक से नहीं समझा। सबसे बड़ा कारण ये भाषिक, बौद्धिक, अकादमिक, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, जिसको हम ढो रहे हैं, जिसको आजादी के बाद हमने उतारा नहीं। और भारत के विसाम्राज्यीकरण की जरूरत है। अभी आजकल उसकी चर्चा हो रही है, डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, बिकॉज द इंडियन माइंड वाज नेवर प्रॉपरली fully decolonized, we remain colonized। हम आज भी साम्राज्यीकरण के शिकार हैं, और उसमें हम प्रसन्न हैं, उस पर गर्व का अनुभव करते हैं। हमारे पास जापान जैसा राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, इजराइल जैसा चरित्र नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा। अब उसके कारणों में जाने की क्षमता मेरे पास अभी नहीं है, समय भी नहीं। तो ये बहुत कई तरह के कारण हैं। हमारे समाज की अपनी प्रकृति उसका कारण है, हमारी भाषिक विविधता भी उसमें, चूंकि हम गहराई में लोग नहीं गए, वो एक बाधा के रूप में सामने आई है। तो जो हमारी भाषाई विविधता रूपी संपदा थी, शक्ति थी, वो हमारी समस्या बन गई। और हमारी भाषाओं की लड़ाई ने अंग्रेजी को और मजबूत किया। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका संकेत मैंने शुरू में ही किया था, कि जब तक सारी भारतीय भाषाएं मिलकर इस संकट को नहीं मानेंगी, और मानेंगी कि ये सिर्फ उनका ही नहीं, सबका संकट है, और वो अंग्रेजी से आ रहा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कट कर दिया। तो अभी और विस्तार भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि फिलहाल इतना काफी है। धन्यवाद राहुल जी।
मैं समझ रहा हूँ शायद रंजना जी कुछ कहना चाह रही थी। रंजना जी को एक बार अनम्यूट कर देंगे पद्मेश जी। आखिरी प्रश्न हम रंजना जी का ले रहे हैं। जी वो स्वयं अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। रंजना जी आप अनम्यूट करके पूछिए। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में हैं रंजना जी, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात वो सवाल पूछें। रंजना जी क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं? चली गई लगता है। अच्छा चलिए, तो फिर अब हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, क्योंकि आगे भी जब सब कार्यक्रम करने हैं तो समय की मर्यादा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे जो वैचारिक विमर्श है। और मैं समझता हूं कि कहते हैं हर कार्यक्रम के बाद कि ऐसे इतना अच्छा व्याख्यान हुआ कि उसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और शब्द भंडार हिंदी का जो राहुल जी के पास है वो वास्तव में किसी के पास नहीं है। और उसमें जो विचारों की गरिमा है जो हमने सुनी वो भी हम सब लोगों को काफी प्रेरित करती है और आंदोलित करती है, सबसे बड़ी बात है। और शायद वो आंदोलन ही जो है वो चाहते भी हैं कि हम सब आंदोलित हों, और अगर अपनी भाषा को मरते देखकर भी हम आंदोलित नहीं होते तो वास्तव में हमें अपने भाषा प्रेम और संस्कृति प्रेम के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये एक शुरुआत, राहुल जी ने आज कई कारणों को गिनाया और उसमें से मैं समझता हूं कि प्रत्येक, जैसे अगर 7 मुद्दे थे तो हर एक पर अलग अलग भी बात की जा सकती है, और की जा सकती नहीं है बल्कि हम करने का इरादा रखते हैं, करने का प्रस्ताव है। और उसके लिए हमने एक ये श्रृंखला जो शुरू किए है उसमें आदरणीय राहुल जी पाक्षिक रूप से हमारे प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया, और स्वयं भी वो मन से चाह रहे हैं कि अपनी बात विस्तार से अपने जो हिंदी के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं, भाषा के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं, भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में सक्रिय लोग हैं, उन तक पहुंचाएं। और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी जो विमर्श है उसको हम जोड़ना चाहेंगे। हम भारत से बाहर के भी विद्वानों को, गैर भारतीय विद्वानों को, भारतीय भाषा के जो अन्य विद्वान हैं उनको भी इस विमर्श से जोड़ना चाहेंगे। अगले रविवार को 5 बजे हमने सोचा है कि हम अगला कार्यक्रम करेंगे, और इस बार उसका उच्च शिक्षा का जो माध्यम है भारतीय भाषाएं कैसे बन सकती हैं उसके ऊपर वो कार्यक्रम होगा। अभी वक्ताओं से चर्चा चल रही है, आप सब लोगों को जानकारी अपने ग्रुप्स के माध्यम से मिल जाएगी। और अंत में मैं चाहूंगा पद्मेश जी से कि वो कृपया धन्यवाद दें। पहले उनका धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको संयोजित किया। वो जूम में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब वो हर कार्यक्रम में हमें उनकी मदद चाहिए होगी। और आज पहली बार फेसबुक लाइव हुआ और सफल रहा। मैंने देखा कि काफी टिप्पणियां भी हैं और काफी लोग जुड़े भी हैं। उसके लिए जो हमारी टीम है, खासतौर से श्रद्धा जी, शीतल जी सिंगापुर से, जिन्होंने ये प्रयास किया। आज के कार्यक्रम में भी अनूप जी अमेरिका से, अलका धनपत जी मॉरिशस से, प्रवीण जैन जी, रेखा सेठी जी, संध्या सिंह, रवि टेक चंदानी, रामप्रसाद भट्ट, जया वर्मा, नारायण जी का विशेष उल्लेख इसलिए कि नारायण जी के ही प्रेरणा से मुझे तो बहुत उनसे लगातार प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलती है इस तरह के कार्यक्रम करने की, और उनके अनुरोध पर ही हम ये श्रृंखला करने का विचार आगे कर रहे हैं। रामप्रसाद भट्ट जी, जया वर्मा, रामप्रसाद भट्ट जी जर्मनी से हैं, जया वर्मा जी, बालेंदु जी, रंजना जी, नवेंदु जी, कृष्णा जी, आशीष जी, कादम्बरी जी, रवि टेक चंदानी जी, दीपक पांडे जी, सुधा मल्होत्रा जी, राकेश पांडे, शैलजा सक्सेना, मोहन बगुड़ा, संजय देव जी, निर्मल बुराड़िया जी, दिव्या माथुर जी, अमीषा जी। ये बहुत अपने आप में सब महत्वपूर्ण लोग हैं, और एक गोष्ठी में इतने सारे महत्वपूर्ण लोग अगर इकट्ठे हो सुनने के लिए तो हमारी जो सामूहिक ऊर्जा जो है हम चाहते हैं, तो राहुल जी ने हमको सबको प्रेरित किया है। आप सब भी किसी ना किसी प्रकार से इस विमर्श के अंग बनेंगे। और मैं अंत में पद्मेश जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले तो मैं कोरोना काल के जो वरदान है फेसबुक लाइव और जूम, इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।
कि इन्होंने इतना ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। और अनिल शर्मा जोशी जी, जिनकी ये परिकल्पना और ये संयोजन और ये आज का संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भाषा विमर्श नाम से ये जो ग्रुप भी बना है और ये जो एक श्रृंखला शुरू हुई है, ये बहुत दूर तक जाएगी। अनिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए भी साथ में। और आज के इस आयोजन में निश्चित रूप से जवाहर कर्नावट जी ने का जो सशक्त परिचय आपने कार्यक्रम के बारे में दिया और अतुल कोठारी जी का जो श्रेष्ठ मार्गदर्शन और विषय प्रवर्तन इस कार्यक्रम को मिला, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और राहुल देव जी, हमारे आपका जो इतना ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी और हम सब लोगों के मनों में इतने नए नए विचारों को जन्म देना, इतना विचारशील अविस्मरणीय व्याख्यान के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय जो सारे विश्व को एक वैचारिक नेतृत्व मिल रहा है आपका भारतीय भाषाओं के लिए, ये आगे भी मिलता रहेगा और हम सब लोग उस आपके फॉलोअर्स हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही जो हिंदी का आज आपने एक नया शब्द मुझे सुनने को मिला, डिजिटलीकरण, आपने इसका इस्तेमाल किया। इस डिजिटलीकरण के माध्यम से भी हिंदी जो है पूरे विश्व में आगे बढ़ेगी और हम सब उसके सहभागी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से अनिल जी के आदेश पर अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे। और आज मैंने ये देखा कि जूम के चैट ग्रुप पे और फेसबुक के बहुत लोगों के विचार आए हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं राहुल जी, और बहुत लोगों के प्रश्न भी हैं। तो मुझे लग रहा था जैसे एक आयोजन और होना चाहिए, ये सारे कमेंट्स आपको मिले और फिर उसके उत्तर आप एक साथ दें, तो वो भी अपने आप में ये आप ठीक कह रहे हैं, ये निश्चित ही करना चाहिए हमको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा क्योंकि लोगों के मनों में जो विचार आए हैं उनके ऊपर आगे बात नहीं बढ़ेगी। बहुत जरूरी है कि हर प्रश्न को सुना जाए और उसका उत्तर मिलना चाहिए। और जरूरी नहीं कि मैं ही उत्तर दूं, हम सब लोग मिलकर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम ही मिलकर उत्तर भी उसके दे सकते हैं, क्योंकि समाधान भी ऐसे ही निकलेंगे। किसी एक व्यक्ति के पास ना तो सारे उत्तर हैं ना सारे समाधान हैं। तो एक ऐसा भी किया जा सकता है कि वो सारे प्रश्न आपको भेज दिए जाएं और फेसबुक वगैरह पे आप उनके उत्तर समेकित रूप में दे दें, या कोई एक अपना फेसबुक लाइव जैसा एक कार्यक्रम कर दें। लाइव करके ये हो सकता है, क्योंकि लिख कर जवाब देना तो संभव नहीं होगा, कठिन हो जाएगा। हाँ, तो मेरा इधर मैंने चैट भी सेव किया है और फेसबुक लाइव का में भी सब है, तो मैं प्रयास करूंगा उनको कॉपी पेस्ट करके एक जगह संग्रहित कर दिया जाए और भेज दिया जाए। और फिर अगर हमें अवसर मिले तो हम उनके ऊपर चर्चा करें ताकि हम सबका उसमें प्रतिभागिता हो जाए। और पद्मेश जी, मेरा सुझाव है कि एक केवल हम प्रश्नोत्तर का ही रखें, तो कोई एक व्याख्यान किसी का भी ना हो, केवल हम जो प्रश्न निकल रहे हैं उस पर सभी लोग शामिल हों, ताकि ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि अकेला एक व्यक्ति बोल रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, अच्छा नहीं है। संवाद जरूरी है। जी धन्यवाद। और मैं सभी लोगों को कहूंगा कि ये जो रविवार की शाम है वो अब आगे से सुरक्षित कर लिया करें। हम इसके भाषा विमर्श के साथ और भी कुछ चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपके पास ये सूचनाएं पहुंचेंगी। और आज का कार्यक्रम में जैसे मैंने पहले भी बताया कि इतने देशों से लोग जुड़े, इतने महत्वपूर्ण लोग जुड़े। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो प्रारंभ किया था उसमें सोशल मीडिया में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्मेट लिया था, हिंदी परिवार है, वैश्विक हिंदी परिवार है, हिंदी प्रेमी है, लेकिन वो अपने आप में अंत नहीं था, वो तो एक प्रारंभ था। अभी फेसबुक पर, फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब चैनल पर हम सब लोग जुड़ रहे हैं और इस ग्रुप का, इस विचार समूह का हम निश्चित रूप से विस्तार करेंगे। और ये सब करते हुए हमारी जो प्रेरणा है, जैसे मैंने कहा कि भाषा विमर्श की दृष्टि में से आदरणीय राहुल जी हमारे साथ हैं, तकनीक की दृष्टि से बालेंदु जी हैं, भाषा विमर्श में ही नारायण जी हैं, तो ये सभी लोग हैं। इनके मार्गदर्शन में हिंदी शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जगन्नाथन जी और मल्होत्रा जी और उस तरह के लोग हैं। तो हम सभी कोशिश करेंगे कि जो भाषा से जुड़े विविध आयाम हैं उस पर हम इस सकारात्मक चर्चा को चलाते रहें। और पद्मेश जी को पुनः धन्यवाद, विदेश से आए सभी लोगों को धन्यवाद और राहुल जी का बहुत आभार।